अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज एक ख़ास दिन है और ये ख़ास दिन हम हर साल नहीं याद दिलाते अपनी आवाम को, लेकिन ये साल कुछ स्पेशल है। वैसे तो हमें आपस की बात है हर साल अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को, पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहिए कि आज का दिन हमारे लिए ख़ास क्यों है। आज का दिन हमारे लिए ख़ास इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन 27 साल पहले 28 मई 1998 को पाकिस्तान की तारीख़ का अहम तरीन दिन था। भारत के एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने भी 5 जौहरी तजुर्बे कामयाब दिए और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये न्यूक्लियर पावर जो हमारा मुल्क बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह 27 साल पहले, इस एटॉमिक पावर ने ही हमें बचाया हुआ है बहुत सारे लोगों के जुल्म से। क्योंकि कहने को तो हमारा मुल्क एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन हम ये कहने में पीछे नहीं रहेंगे कि हमारा मुल्क 7वें नंबर पे इंटरनेशनली एटॉमिक पावर है और आलमी इस्लाम की पहली एटॉमिक पावर कंट्री पाकिस्तान है। सो ये कहने में हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत सारी चीज़ों से मुंसलिक किया जाता है पाकिस्तान को, अगर मैं कहूँ बुरी चीज़ों से। जो हमारे दुश्मन हैं वो हमें बुरे नामों से, बुरी चीज़ों से मुंसलिक करते हैं, मगर हम हमेशा फोकस्ड रहकर अपने मिशन पर, अपनी ईमान पर चलते रहते हैं और हम इधर उधर की नहीं सुनते, बल्कि हम फोकस्ड रहते हैं। हमारे बारे में दुनिया, या दुनिया नहीं बल्कि दुनिया तो अब अच्छी बातें कर रही है, दुनिया को तो हमने थोड़ा बहुत टीज़र या आप कह लें प्रोमो दिखा दिया है अभी कुछ हफ्ते पहले, लेकिन जो हमारी दुश्मन है उनको हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी बुरी पिक्चर दुनिया के सामने पोर्ट्रे करने से पहले ये जान लो कि हमारे पास वो ज़हीन, वो हिम्मत वाले, वो मेहनतकश लोग, वो ईमानदार, वो दुआएं देने वाले हाथ हैं जो शायद और दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमारा मुल्क छोटा सा, लेकिन इसके जज्बे बहुत बड़े हैं। यहाँ के लोग डरते नहीं हैं अल्लाह के सिवा किसी से। आप किसी एक बंदे से भी, यहाँ राह चलते बंदे से भी, सिर्फ उसको उसके मज़हब का हवाला देकर कुछ भी हिम्मत वाला काम करवा सकते हैं। आज मैं आपको पाकिस्तान की एक ऐसी पिक्चर दिखाना चाहती हूँ जो शायद हमारे दुश्मन छुपा देते हैं हमें गलत गलत नामों से पुकार के। हमारे पास मेहनतकश ज़हीन नौजवान नस्ल मौजूद है जिसकी कामयाबियों से, छोटी छोटी चीज़ों से आज आपको वाकिफ़ कराऊंगी इस दिन पर। और जितने भी मुझे यहाँ इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं, उनके बच्चों की आज स्कूल की छुट्टी, और बच्चे स्कूल की छुट्टी के दिन सुबह सवेरे उठ जाते, वो नहीं सोते रहते। तो अगर आप सोना चाहते हैं, टीवी खोल के बस उनके लिए ये शो लगा दें जो ये पता करना चाहते हैं कि आज का दिन हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। आज के दिन गेज़ेटेड हॉलीडे, स्कूल वालों ने छुट्टी, ऑफिस वालों ने छुट्टी क्यों दी है। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पाकिस्तान मिलकर मनाएगा आज का दिन, क्योंकि आज है यौम तकबीर पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। कौमों की जिंदगी में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब एक बार वक्त फैसला इनकी तकदीर ही बदल देता है। ऐसा ही एक लम्हा पाकिस्तान की तारीख में भी रूनुमा हुआ। 11 मई 1998 को जब भारत ने खित्ते का अमन बर्बाद करने और पाकिस्तान पर सबकत हासिल करने के लिए एटमी धमाके किए, तो खित्ते में ताकत का तवाजुन तब्दील हो गया। भारत के जारहाना अज़ाइम खुलकर सामने आए। जवाबन पाकिस्तान ने इस कर्ज को कुछ यूं उतारा कि उम्मत मुस्लिमा का सर फख्र से बुलंद हो गया।
28 मई को बलोचिस्तान के मकाम चागी पर यके बाद दीगरे 5 एटमी धमाके किए। चागी के पहाड़ों के बदलते रंग और उठते धुएं ने गवाही दी कि पाक सरजमीन अब एक एटमी कुव्वत बन गया है। फिजाओं में अल्लाह अकबर के नारे गूंजे और पाकिस्तान ने भारत की बर्तरी का गरूर खाक में मिला दिया। भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया। ये दिन पाक सरजमीन के सीने पर लगने वाला एक ऐसा तमगा है जो इसे बाकी ममालिक से मुमताज करता है। सियासी क़यादत और पाक फौज ने मिलकर आजमाइश की कठिन घड़ी को कुछ ऐसा बदला कि खैबर से कराची तक आवाम का जोश और जज्बा दीदनी था। अमरीका, रूस, बरतानिया और कई दीगर बड़ी ताकतों ने कभी लालच देकर रोका तो कहीं धमकी देकर एटमी धमाके ना करने की हदायत जारी करते रहे। लेकिन बात हो जब मुल्क की सालमियत की और इस मुल्क की बका की, तो ना आवाम का जोश पस्त होता है और ना इसकी पाक अफवाज का। खुदा करे कि न खम हो सरे वक़ार वतन और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल न हो। दिफाए पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए पाक अफवाज अपनी सियासी क़यादत और आवाम के साथ मिलकर आज भी किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करती। खुदा करे कि ये सरजमीन ता क़यामत कायम दायम रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने कहा कि आज के प्रोग्राम में आपको मैं ख़ास लोगों से मिलवाऊंगी और वो ख़ास लोग जो हमारी जनरेशन है। पाकिस्तान का एक ऐसा चेहरा दुनिया के आगे पोर्ट्रे किया जाता है कि हम बहुत गरीब मुल्क हैं। हाँ, हैं गरीब मुल्क, लेकिन हमारे पास बहुत इस गुर्बत में भी जब हमारे पास ये हीरे जवाहरात हैं तो हम गरीब कैसे हो सकते हैं। आइए मिलते हैं पहले हम एक हीरे से। हिना बयात हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो आई थिंक वो कहते ना एक पत्थर है जो रास्ते में इधर से उधर होता चला गया हीरा है ना, मैंने वही कहा ना। लेकिन वाकई सही मायनों में वो कहते ना, अल्लामा इकबाल ने जैसे कहा था कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साथी। हमारे यहाँ इस मिट्टी में ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात छुपे हैं जो कि शायद हमारी नाअहली है कि हमने उसको उस तरह से हम उनको वो सपोर्ट नहीं दे रहे या स्टेट की तरफ से उन्हें वो पेट्रनेज नहीं मिल रही जिसके वाकई वो हकदार है। और फिर भी सलाम है उनको कि वो पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास जो पहली गेस्ट है आलिया सोमरो हमारे पास यहाँ मौजूद है, जो तालियां बजा दूं उनके लिए। हाँ बिल्कुल, मैं भी बजाऊंगी। मैं थोड़ा सा बताऊं आलिया के बारे में। वेलकम टू दिस शो। आलिया पाकिस्तान की पहली फीमेल प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। इंटरनेशनल लेवल पर प्रोफेशनल रैंकिंग 5 जीत कर आई है माशाल्लाह, और इतनी सी छोटी सी हैं देखने से। और ये बेल्ट भी सामने है, ये मुझे याद है। ये बेल्ट से वाकिफ़ मैं इस तरह हूँ कि हमारे बच्चे जो है बॉक्सिंग और रेसलिंग के शौकीन होते थे तो मैं ये उनको बेल्ट बना बना के अपने हाथ से ना पेपर पे कार्व करके, हम इस ये तो नहीं उनको मिल सकती थी तो कार्व कर करके देते थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आलिया? वालेकुम अस्सलाम। ठीक, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक ठाक। आलिया तो बहुत छोटी सी है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो इतनी छोटी सी होके इतने बड़े बड़े काम कैसे आलिया ने सोचा करने को भाई? फर्स्टली तो ये मेरा फैमिली गेम है। मेरे परनानो बॉक्सर थे। अच्छा। और काफ़ी छोटी थी जब मामा मेरे साथ हिस्टोरी मुझे बहुत पसंद है तो मामा स्टोरी के तौर पर मुझे ये घर की स्टोरी सुनाने लगी कि मेरे परनानो जो थे वो बॉक्सर थे। और जब बड़ी ईद आ रही थी तो गायों का सिस्टम आपको पता है स्टार्ट हो जाता है, तो गायों की जो रस्सी थी वो खुल गई थी और वो गाय जो है भाग भाग के हर किसी को टक्कर मारी। फिर जो है फ़ौरन भागते हुए नानो खड़े हुए थे, वो जैसे ही भागते हुए उन्होंने काउंटर अटैक से डायरेक्ट राइट मारा तो उनका सिंग टूट गया। फिर जो गवर्नमेंट ने उनको स्टैम्प किया था राइट हैंड पे कि आप ये पंच किसी को हिट नहीं कर सकते। अच्छा। तो उसके बाद मामा ने जब मुझे हिस्ट्री की, फिर मैंने बहुत सवाल किए, मामा आप क्यों बॉक्सर नहीं बनी? मामू क्यों नहीं बने? बाकी फैमिली मेंबर्स नहीं बने? तो कहा उनको इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने कहा अगर मैं स्टार्ट करूं तो फिर मामा ने मेरे आगे। तुम कितनी छोटी थी उस वक्त? उस वक्त 6 साल की थी मैं। जब मैंने कहा मैं स्टार्ट करूं, मामा ने कहा तुम इतनी सी हो कैसे करोगी? फेस पे पंच लग गया कल को। और हमारा माशरा इतना मतलब कि छोटी सोच रखता है, वो डायरेक्टली कहते हैं
कि इतनी छोटी रिश्ता नहीं होगा। लिटरली मामा ने मुझसे यही बात की। मैंने कहा ये भी कोई बात होती है करने वाली? मैंने करना है। और बेसिकली बाबा फुटबॉलर थे तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया था क्योंकि बाबा की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। बाबा तो क्या क्या करना पड़ा? जैसे 6 साल की उम्र में तुमने ये ठान ली कि मुझे बॉक्सिंग में आना है, तो उसके बाद तुम्हारी क्या प्रैक्टिस शुरू हुई? क्या वो तुम्हारी नॉर्मल लाइफ थी जो एक बच्चे की होती है, या तुम्हें क्या हार्ड वर्क्स करने पड़े इसके लिए? उसके लिए तो बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त गर्ल्स बॉक्सिंग बहुत कम थी। ठीक है, अब हर क्लब में कोई एक लड़की या दो लड़की, वो भी मैक्सिमम अपने शौक के तौर पे, प्रॉपर बॉक्सिंग करने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। अच्छा। मैंने जब स्टार्ट किया उस वक्त मैं बॉयज़ के साथ जो है वो बॉक्सिंग खेलती थी, फाइट्स करना ये वो। अब जब मैं मामा के स्टार्टिंग मैंने ऐसे लिया कि मामा के साथ रोड से गुजर रही थी और अक्सर बॉक्सिंग के हवाले से मैंने घर में मतलब कि कोहराम मचाया हुआ था कि कहीं से भी क्लब ढूंढो, आई डोंट नो, मैंने ये सीखना है। तो मामा ने कहा कि मेरे चाचू ही ट्रेनिंग करवाते हैं, मैं आपको एक दिन दिखाने ले जाऊंगी। अब वो रोज टाल मटोल मेरे साथ हो रहा था। मामा के चाचू है तुम्हारे चाचू? मामा के चाचू। अच्छा। मेरे साथ रोज टाल मटोल हो जा रहा था। ये इसका शौक ऐसे उतर जाएगा, जज्बाती हुई हुई है ना? ऐसे ही है। तो इत्तेफाकन उसी रोड से मामा गुजर रही थी मुझे लेके और मैंने देख लिया। मैंने कहा बस यही बॉक्सिंग होती है ना? तो मामा ने कहा जी। मैंने जिद डाल दी, वहाँ रोना धोना शुरू कर दिया, नहीं मैंने जाना है, मैंने ये करना है। मामा ने एडमिशन दिला दिया। फिर घर आके बाबा को बोला इसने बहुत जिद की है। वो बाबा ने कहा नो इशू, करने दो, देखते हैं कब तक करेगी। शौक है ना, कुछ दिन का होता है, उतर जाएगा, भूत उतर करने दो, मुक्के पड़ेंगे पता लगेगा। नो इशू। स्टार्ट लिया तो इतना सीरियस हो गई थी उसमें कि जहाँ स्टार्टिंग जब लेते हैं ना तो बच्चे 1-1 घंटा ट्रेनिंग करते हैं, मैं 3 घंटे ट्रेनिंग करती थी एक टाइम में। अरे बाप रे। और 3 टाइम ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी। और जब फाइट खेलने लगी, फर्स्ट फाइट जब मैंने बॉय लड़के से खेली तो उस वक्त जियो ने मुझे फौरी रिकॉर्ड कर लिया था। फिर जब उसको मैंने हराया तो वो हमारे लियारी में एक शोर मच गया था जब कि एक लड़की हो के लड़के को मारा। और फिर आपको पता है कि रिमोटेड एरिया से ताल्लुक़ रखो तो फिर वो एम ही बैड वर्ड बोलते रहते हैं। तो उन्होंने बैड वर्डिंग बोलना स्टार्ट ही कर दी थी। फिर बोला शर्म नहीं आती, लड़कों वाले कपड़े पहने, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम लड़की हो, जहाँ तक कर लिया वहाँ तक ठीक है, छोड़ दो, अब वैसे ही तुमने चूल्हा जलाना है। मैंने कहा नहीं, बोलने दो। फिर बाबा मेरे फुटबॉलर थे तो वो मेरे फिटनेस ट्रेनर भी थे। तो वो मॉर्निंग में जब मुझे ग्राउंड में लेके जाते थे तो बाबा को लोगों ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, लड़कियों का काम होता है कि किचन में जाके वही चूल्हा जलाना। बाबा ने कहा आलिया क्या कहना चाहोगी? मैंने कहा नहीं, वक्त नहीं है आंसर करने का, मुझे उनको आंसर ऐसे करना है, कामयाब होके दिखाना है। Well done. तो पढ़ाई तुम करती रही साथ या नहीं? जी, मॉर्निंग में पहले ट्रेनिंग करती थी। 5-6-4 बजे बाबा मुझे ग्राउंड लेके जाते थे। जब ट्रेनिंग कर लेती थी और ट्रेनिंग के बाद में इतनी फ्रेश होती थी, फिर जो है शावर लेके और स्कूल चली जाती थी। फिर स्कूल से आकर कितने बजे उठती थी तुम? फिर मैं ट्रेनिंग के लिए उठती थी तकरीबन नमाज के बाद फ़ौरन हम ट्रेनिंग के लिए चले जाते थे। फिर ट्रेनिंग करके ब्रेकफास्ट करके स्कूल चली जाऊँ, स्कूल से 12-12:30 तक आ जाती थी। फिर 2 घंटे रेस्ट करती थी, सो जाती। फिर 2:30 बजे मैं क्लब जाती थी और 2:30 से 5 ट्रेनिंग करती थी। और होमवर्क कब करती थी? होमवर्क रात में। माय गॉड, सारी जिंदगी स्केड्यूल पैक्ड। जी। तो तुम्हारी सहेलियां, दोस्तें, जो बचपन होता है, आइसक्रीम खाना, चॉकलेट खाना, ये वो, मेलों में जाना, घूमने फिरने, वो किधर गया? वो तो क्लास में जब ब्रेक टाइम होता था तब हम सारा फन कर लेते थे। और बेसिकली मेरी लड़कियों से बनती नहीं थी। बचपन से ही मेरा वो मार धाड़, लड़कों से साइकिल चलाना, लट्टू चलाना, लड़कों के साथ वो जो कंचे खेलते हैं वो खेलना, तो ये सारा सिस्टम ही। तो बाबा ने जब देखा कि मैंने फाइट जीत ली और इतना सब कुछ अचीवमेंट कर लिया, फिर बाबा ने कहा अब बिठाना मुनासिब नहीं है, अब तो लोग बोलते हैं, बोलने दो, आलिया अब तो ये सीरियस है, आलिया सीरियस। उनकी बोलती बंद कर दी। हाँ, कर दी अपने काम और फिर जिस ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रही थी उसी ग्राउंड में मैं एज अ चीफ गेस्ट गई। तो फिर जिन लोगों ने मुझ पर बातें की उन्हीं लोगों ने कहा कि ये तो हमारी बेटी है, हमारी बच्ची है और हम इसके साथ खड़े हैं। मैंने कहा बाबा ये मेरा वक्त है, ये उनको मैंने जवाब नहीं दिया, मेरी कामयाबी ने उनको आंसर कर दिया। लेकिन अभी भी मेरा अचीवमेंट कुछ और है, मैंने इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है। पढ़ाई कंटिन्यू करी हो तुम? या तो होता है ना बच्चे को एक सर्टेन एज पे पॉपुलैरिटी मिल जाती है, वो कहते हैं अब पढ़ के क्या करना, ये बहुत जरूरी है। नहीं, स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। अगर आप स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आप रिटायर हो जाते हैं, आपके पास डिग्री है तो आप अच्छी जॉब कर सकते हैं। कौन सी क्लास में पहुंची हैं? मैं अभी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, इकरा यूनिवर्सिटी। छोटी सी लगती है, लगता है स्कूल जाती है ना? यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, अभी BBA है, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। और मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रही हूँ। तो पढ़ाई भी साथ साथ जारी है और ये वाला काम भी साथ साथ जारी है। लेकिन बात वही आ जाती है ना निदा कि
आप कुछ भी कह लें, लेकिन बच्चों की कामयाबी के पीछे उनके माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत बड़ा। ऐसा ही। अगर उनकी, ये तो बच्ची है, ये तो चलो रिबेलियस होके कह दे कि मैंने ये करना है, हाँ, लेकिन वो जो लोगों की बातें और वो गलत किस्म के रवैये जो माँ बाप को बर्दाश्त करने पड़ते हैं बिल्कुल। और अपने बच्चे को सपोर्ट देनी पड़ती है, वो बहुत हैट्स ऑफ टू क्रूशियल मदर, है। पेरेंट्स के बगैर, Hats सपोर्ट off. के बगैर नहीं। अच्छा, खाने में, क्योंकि देखो तुम्हारी एज की बच्चियां अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती। अब तुम क्योंकि स्पोर्ट्समैन हो तो तुम्हें तो खाने का एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है, तो तुम्हारी डाइट वगैरह क्या लेती हो तुम? बेसिकली मैं एक पुअर फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। हाँ। तो बाबा मेरे लेबरिंग करते हैं, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो कमा कर आते हैं तो हम खाते हैं, और नहीं कमा कर आते तो हम फाका कशी कर रहे होते हैं। कभी कभार हम पानी पीकर भी सो जाते हैं, ऐसे भी दिन गुजरे हैं। हाँ। फिर बारिशें हुई थी लास्ट टाइम शदीद, तो उसमें हमारे घर की छत गिर गई थी, और फिर उसमें मैंने जो है एक वीडियो बनाई थी कज़न के मोबाइल से, उस वक्त मोबाइल नहीं था, और उस वीडियो में मैंने बयान दिया था कि लियारी की बॉक्सर जो कि लियारी के लिए खेल रही है, पाकिस्तान के लिए खेल रही है, और उसके घर का ये हाल है। फिर मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका ने रिकॉर्ड किया, फिर उसके थ्रू किरण फाउंडेशन ने मेरे घर को जो है पूरा मेकिंग करके दिया, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके। लेकिन आपको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई सपोर्ट मिली है? आफ्टर अचीवमेंट उन्होंने 1 मिलियन मुझे दिया है। अच्छा। और उन्होंने ये कहा कि अब जो आने वाली जो मेरी फ़ाइट है नेक्स्ट इंडियन बॉक्सर के साथ, मैं 8 अगस्त को दुबई में खेलूँगी, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम स्पॉन्सरशिप देंगे, लेकिन अभी तक कोई आंसर नहीं आया। तो अब मैंने 25 जून को जाना है। अब मैं उस परेशानी में लगी हुई हूँ कि कब मेरा स्पॉन्सर कोई मुझसे कांटेक्ट करे या मैं। और रमज़ान में जब मैं यहाँ जा रही थी थाईलैंड के लिए, तब भी यही इशू था। मैंने अपनी मदद आपके तहत, पहले तो मैंने ट्रायल दिए, इमीचोर में मैं अनबीटेबल बॉक्सर रही, फिर 3 बार पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुई, लेकिन मुझे कहा कि आप पासपोर्ट रेडी करें। MP MNS के पास जाके पासपोर्ट्स रेडी करवाए, सब कुछ ओके करवाया। मुझे कहा सुबह आपके पास टिकट आ जाएगा। आलिया सुमरो, मुझसे पासपोर्ट ले लिया गया, उनको सब कुछ मैंने दे दिया जो वीज़ा के लिए अप्लाईमेंट होती है, एवरीथिंग उनके आगे रखा। फिर उसके बाद जब मेरी बारी आई, उन्होंने कहा आप पैकिंग कर लो, सुबह आपके पास टिकट आ जाएगा, नो इशू। मैं रेडी होके बैठी हुई हूँ, ना मेरे पास ट्रैक सूट आया, ना मेरे पास कुछ। अपनी मदद आपके तहत अपनी पॉकेट मनी से मैंने ट्रैक सूट वगैरह एवरीथिंग रेडी करवाया। फिर जब मैंने यंगो कराई और अपना बैग उसमें रखा और कॉल की सर मेरी टिकट, तो डायरेक्टली मुझे कह रहे हैं आप नहीं जाओगी, आपकी जगह कोई और जाएगा। मैंने कहा क्यों? आपके पास फ़ंड नहीं है। मैंने कहा सर आपने मुझे पहले बताया। इस तरह मुझे 3 बार पाकिस्तान टीम से काटा गया, लेकिन मैं डीमोटिवेट नहीं हुई। और वो चाह रहे थे कि मैं डीमोटिवेट हो जाऊं और मैं ये सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन जब जब उन्होंने डीमोटिवेट करना चाहा, तब तब मैं मोटिवेट होती रही कि आलिया अब जो करना है वो तुमने खुद अपने ऑन पे करना है। फिर मैंने इमीचोर को साइड पे रखकर मैंने प्रोफेशनल में अप्लाई किया, वहाँ पर ट्रायल दिए, इस्लामाबाद, सक्खर और लाड़काना। इन 3 गर्ल्स को जब बीट किया, ट्रायल में अपनी जगह बनाई, उसके बाद मुझे थाईलैंड से इन्विटेशन लेटर आया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड गेम्स। अब उसमें भी अनफॉर्चुनेटली ये मसला था कि अब स्पॉन्सर आपने खुद करना है। फिर रमज़ान में रोज़े में मैं घूमती रही कंपनीज़ के पास कि मैं आपको जो है वो श्योर करवाती हूँ कि मैं आपको टाइटल ला के दूँगी, लेकिन आप मुझे स्पॉन्सर करें। क्योंकि मुझे मेरी मेहनत पर भरोसा था, तब मैं इतनी बड़ी बात कर रही। लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर जो मनोड़ा बीच के तरफ जो एक जजीरा है छोटा सा, तो वहाँ के माहीगीर हैं सरदार हुसैन असलम भट्टी, उनकी एक वीडियो चल रही थी टिकटॉक पर और बड़े वो वायरल थे। तो वो दुबई के सफ़ीर के साथ भी उनकी बहुत अच्छी, और उनके अपने भी बहुत ज़्यादा बिज़नेस हैं लंदन, अमेरिका वगैरह में। तो उन्होंने मुझे रीच किया जब मैंने कमेंट किया उनकी वीडियो पर कि लियारी में एक ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, लेकिन उनको पजीराई नहीं मिल रही। तो उन्होंने जब मेरी ये कमेंट चेक किया तो फ़ौरन 2 दिन में मुझसे कांटेक्ट किया, और फिर मेरे तमाम अखराजात, उन्होंने 15 दिन रहते थे, मैंने जाना था। ये शार्प भी है, ज़हीन भी है, लेकिन मैं अपनी चीज़ें खुद ढूंढ रही है। कहना चाहूँगी निदा कि यहाँ पर आलिया और आलिया जैसे बच्चे सिर्फ अपनी जो है ना फील्ड में या अपनी स्पोर्ट में मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनको अपने आप को मनवाने के लिए, वो अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करने के लिए जो तगदो करनी पड़ रही है, वो इनका काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारी हुकूमत का काम है। बिल्कुल। सिर्फ एक आज हम यौम तकबीर मना रहे हैं, ठीक है, हमने दुनिया को दिखाया कि हम एक न्यूक्लियर पावर है, मगर हम दुनिया को ये क्यों नहीं दिखा रहे कि हमारे पास ऐसे ऐसे कहते हैं ना लिविंग मैं कहूँगी मिसाइल्स हैं जो पूरी दुनिया को हिला कर रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो आवर गवर्नमेंट नीड्स टू स्टेप इन एंड टेक इट सीरियसली। आपने हुसैन शाह का नाम सुना हुआ है? जी, हुसैन शाह हमारे एरिया के थे और दूर के रिलेटिव भी हैं। सो लियारी ने हुसैन शाह जैसे बॉक्सर को भी दुनिया के सामने लेकर आए हैं, जो कि 27 मेडल्स जीते उन्होंने पाकिस्तान के लिए।
पाकिस्तान की खातिर, लेकिन पाकिस्तान ने हुसैन शाह को भी खो दिया और जापान ने उनको अपना लिया। तो हम नहीं चाहते कि हम अब आलिया को भी खो दें। सो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज़ टू एक्चुअली वेक अप। तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने शो पे जो मैं कहने का ना ज्वेल्स, हमारे जो ये मिसाइल्स कह रही हैं, मैं उनको ज्वेल्स कह रही हूँ, या तो कहना दुनिया को हिला के रख दें, हिला के रख दें। ऐसा ही है। सो हम आलिया की कुछ पिक्चर्स हैं जो शेयर करते हैं आप लोगों से। चलें भाई दिखाते रहें, मेरी टीम दिखाएगी। आलिया बताती रहो ये कहाँ की पिक्चर है। ये मेरी फाइट टाइम की पिक्चर है जब मैंने विन की थी थाईलैंड में, बैंकॉक। ओके, ये फाइट टाइम जब मैंने उसको नॉकआउट किया तब किया है। ओए ओए, सिंगल पिक्चर। हाँ, ये अली शिखानी के पास जब मैं गई थी JDC पे स्पॉन्सरशिप के लिए, तो उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ट्रेनिंग टाइम। ओए ओए। ये थाई बॉक्सर। आलिया वैसे मतलब लाइक मैं ऐसे पूछना चाहूँगी, फिर भी तुम डाइट का ख्याल रखती हो, प्रोटीन या कुछ ऐसा करती हो, या नॉर्मल जो खाना मिले वो खा लेती हो बस? नॉर्मल। अब आपको पता है कि जब मैं घर के हालात देख रही हूँ तो मुझे उस हिसाब से चलना है। पेरेंट्स के आगे मैं जिद भी नहीं कर सकती। हाँ। अब अगर प्रोटीन ही पूरा करना है तो जहाँ घर में सब्जी बन रही है उससे बेहतरीन प्रोटीन तो कोई नहीं है मेरी नज़र में। हाँ। तो उसी पे जो बन रहा होता है उसी पे गुजारा कर रहे होते हैं। और फिर ये है कि मामा मेरी हेपेटाइटिस C की पेशेंट है और बाबा भी हार्ट अटैक पेशेंट है, और सबसे घर की बड़ी बेटी होने के नाते मुझे घर भी चलाना है, भाइयों को भी देखना है। और मेरा एक माइंडसेट है कि मैं भाई बहनों के मुस्तकबिल के साथ साथ अपने पेरेंट्स को एक ऐसी जगह सेटल करूं जो बचपन से ही लोगों को ये कहते आ रहे हैं कि ये हमारी बेटी नहीं हमारा बेटा है। तो मेरा बेसिकली बेटे जब वो मुझे बेटा समझते तो मेरा फ़र्ज़ है कि उनके लिए कुछ किरदार अदा करना। तो स्पोर्ट्स के साथ साथ अगर मेरे पास अपनी एक जॉब होती या अपना कुछ अचीवमेंट्स होता तो मैं अपने लिए मैं कुछ नहीं चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अपनी फैमिली के तमाम इक्विपमेंट्स और रिक्वायरमेंट पूरे करूँ, जो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे साथ खड़े रह के दुनिया को फेस किया है। लोगों ने बहुत बातें की। अभी रिसेंटली थाईलैंड गई तो बोला शर्म नहीं आती, लड़की को अकेले भेज दिया, पता नहीं वहाँ क्या क्या हो रहा हो। वो नहीं सोच रहे कि आई एम ऑल्सो बिग एग्जाम्पल फॉर यू, कि मैंने जो कर दिखाया वो इतना बहुत मुश्किल था, इतना आसान नहीं है। लेकिन अपने लिए बीट करना, फाइट करना, लोगों को बीट करना बहुत मुश्किल वक्त था मेरे लिए, और उसमें मैंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया कि नहीं आलिया तुम ये कर सकती हो। और बेसिकली जब मैंने ये स्टार्ट लिया उसके बाद जब मैं ये जीत कर आई, लोगों ने बोला फेक फाइटें खेलती है, फेक फाइटर है। मैंने कहा जब एक बंदा कामयाब होता है ना तो जब तक लोग तनकीद नहीं करते ना वो आगे नहीं बढ़ सकता। तनकीद कोई कर रहा है इसका मतलब है वो आपके बारे में बैक बाइटिंग हो रही है, इसका only मतलब as successful as the number of enemies you have। या लिटरली आप कामयाब होते हैं तो आपके दुश्मन बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो खुद तो अचीव कर नहीं पा रहे होते, वो आपको नीचे खींचना चाहते हैं। लेकिन आपकी कामयाबी यही है कि आप अपने वालिदैन की बेटी हैं। बिल्कुल। कि जो रेजिलियंस अल्लाह ताला ने लड़की में, औरत में डाली है ना, शायद मर्दों में नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हमारे पास ऐसे ही बहुत सारे मिसाइल्स, आपकी बात को सेकंड करूंगी, मौजूद हैं जी। आइए देखिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज का ख़ास दिन जो सेलिब्रेट किया जा रहा है पाकिस्तान में, अब बच्चे सोचेंगे आज हमें छुट्टी क्यों मिल गई, क्यों छुट्टी दे दी स्कूल ने। सो बच्चों, अगर आप हमें देख रहे हैं तो आज के दिन हमारा मुल्क एक न्यूक्लियर पावर बना था, एटॉमिक पावर बना था, और जिसकी वजह से हम बचे हुए भी हैं ना जी। जो हमने अपनी एबिलिटी दिखाई अपने दुश्मनों को कि हमें हल्का मत लेना। बिल्कुल, कभी कभी दिखाना ज़रूरी होता है ना। अमूमन तो आप अपना जो होता है ना एम्यूनिशन वो छुपा के रखते हैं, कभी कभी एक फुलझड़ी छोड़ते हैं ताकि मैसेज मिल जाए कि हम किसी से कम नहीं है, तो हमारी तरफ कोई भी ऐसी बुरी आंख से देखे भी ना, हम टेढ़ी नज़र से हमें देखना नहीं है। सो हम आज पाकिस्तान का एक पॉजिटिव रूप आपको दिखा रहे हैं, जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी नौजवान नस्ल है, जिनके ऊपर हम रिलाई करते हैं ना। बहुत सारी ख़बरें न्यूज़ पे हम देखते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, लेकिन बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। सो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं अम्माद फ़र्रुख, जो कि बूंदे शम्स एक ग्लोबल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, और इनकी ख़ास बात यह है कि साफ़ पानी आपकी नेसेसिटी है, तो ये साफ़ पानी प्रोवाइड करें ना सिर्फ पाकिस्तान के उन इलाकों में जहाँ ज़रूरत है, बल्कि दुनिया भर
में उन इलाकों में जा के अपनी उस जो ओएसिस बॉक्स है अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से ये कंटामिनेटेड वाटर को साफ़ करके फराहम कर रहे हैं। और बाकी तफसीलात मैं इनसे ही पूछूंगी बिल्कुल कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जी अम्माद। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अल्लाह अम्माद? का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करूँगा कि आपने इतने इम्पॉर्टेंट डे के ऊपर हमें इनवाइट किया और मौका दिया कि हम अपना वर्क शोकेस कर सकें दुनिया के सामने। और बिल्कुल वी आर यूथ लेड ग्लोबल नॉन प्रॉफिट। तो क्या आप लोग इंजीनियर्स थे जो आप लोगों ने ये टेक्नोलॉजी जो है वो मुतारिफ करवाई? अच्छा, मैंने खुद प्रोफेशनली जो है वो MBBS किया है, मैं डॉक्टर पे प्रोफेशन। ओके, अच्छा। मेरा छोटा भाई है, ही इज़ द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। ही स्टडीड फ्रॉम US और इस वक्त वो स्टैनफोर्ड के अंदर मास्टर्स अपना कंप्लीट कर रहे हैं। सो वी आर नॉट इंजीनियर्स बट वी वर मोटिवेटेड कि हम लोग अपने लोगों के लिए कोई अच्छा काम करें। और पानी से अच्छा काम तो क्या ही हो सकता है। तो इसी सोच को आगे रख के हमजा ने, जो मेरा छोटा भाई है, उसने ये आइडिया फॉर्म किया। हमने यहाँ पे उसको बिल्ड किया, क्रिएट किया और पाकिस्तान में ही जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको ज़ेर इस्तेमाल लाते हुए एक ऐसी चीज़ क्रिएट की जो अब अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ओएसिस बॉक्स जो है ये क्या चीज़ है? ये ओएसिस टेक्नोलॉजी जो है वो एक नई टेक्नोलॉजी है जो हमने इनोवेट की है। जो कि शमसी तवानाई को इस्तेमाल करके, शमसी तवानाई यानी सोलर पावर को यूज़ करके आलूदा से आलूदा पानी को साफ़ करती है और पीने के काबिल बना। हम पिक्चर्स भी दिखा रहे थे कि हम आम पब्लिक को समझा सकें कि ये काम आप कैसे करते हैं। ठीक है, ये सोलर पैनल्स के थ्रू पावर लेती है। और एनर्जी लेके वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम अंदर लगा हुआ है। ठीक है, रिपोर्टिंग सिस्टम लगा हुआ है। यानी वो सिस्टम जो बिजली से चलता है आप उसे सोलर पावर के थ्रू हम यूटिलाइज करते हैं। और इसके लिए किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं होता। दुनिया में जहाँ पे भी सूरज की किरणें पड़ रही हैं वहाँ पे ये चीज़ डिप्लॉय हो सकती है। और इसी वजह से हम पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में पसमानदा तरीन इलाकों तक जो है वो पहुँच सक रहे हैं और उन लोगों को मुस्तफ़ीद कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, किस तरह फिट इन करते हैं? ये पूरा बॉक्स जो है पानी का कोई कुआं या सिस्टम या क्या चीज़ होती है, ज़रा वो मुझे डिटेल में बिल्कुल बताएं। ये 6 फीट बाय 4 फीट का एक कंटेनराइज्ड यूनिट है जिसके अंदर फिल्ट्रेशन सिस्टम, सोलर सिस्टम सब कुछ इंस्टॉल्ड होता है। अच्छा। हम लोग यहाँ से चकवाल में हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी है, वहाँ से हम तैयार करके दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में भेजते हैं। और ये डिवाइस हम ऐसे तैयार करते हैं कि कहीं पे भी जाके आम बंदा भी 7 से 10 मिनट में इसको डिप्लॉय कर ले। किसी भी किस्म की वाटर सोर्स हो, तालाब है, समुंदर है, कोई थोड़ा सा पैक पड़ा हुआ पानी का, क्योंकि हमने ये देखा है दुनिया में जहाँ पे भी कुछ इंसान रह रहे हैं वहाँ पे कोई ना कोई पानी का तो सोर्स मौजूद है। वो जितना भी आलूदा हो, जितना भी गंदा हो, उसको हम साफ़ करके पीने के काबिल बनाते हैं और लोगों को फराहम करते हैं। आप समंदर के पानी को भी कर सकते हैं? समंदर को पानी को मतलब TDS को हम लोग थोड़े लेवल पे डाउन कर सकते हैं, लेकिन समंदर का पानी तो बहुत हाई TDS होता है। उसके दूसरे प्लांट्स होते हैं, लेकिन ये सोलर बेस्ड प्लांट्स जो हैं ये लोग ये ज़्यादा हम बैक्टीरियल केमिकल कंटेमिनेशन की तरफ जो है वो जाते हैं। क्योंकि हमने सोचा था कि टेस्ट और बाकी चीज़ें तो है, लेकिन सबसे पहले जरासीम से तो पाक पानी को करना लाजिम है। तो हमारा पहला मिशन वही होता है और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब होते हैं। ज़बरदस्त। और अभी तक आप कितने इस तरह के प्लांट्स, मतलब ये तो मुझे लगा जैसे मोबाइल हैं तो मूव हो सकते हैं? जी, ये मोबाइल है और बिल्कुल यही हमने चीज़ इस्तेमाल की थी जब 2022 में फ्लड्स आए थे। तो हमने फ्लड्स के साथ जहाँ पे कम्युनिटीज़ टेंट की लगी हुई थी, हमने उसी फ्लड वाले पानी को उन कम्युनिटीज़ के लिए जो है वो साफ़ पीने का पानी पहले प्रोवाइड किया। और जब वो कम्युनिटीज़ वापस अपने गांव में चली गई तो हमने वो बॉक्सेस उनके साथ उनके गांव में जो है वो शिफ्ट कर। अच्छा, ये पाकिस्तान में अभी तक कितने हैं और पाकिस्तान के अलावा ये बॉक्सेस आप किधर किधर भेज चुके हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान देखें हमारे दिल के बड़ा करीब है। हमें बनाने वाला पाकिस्तान है और आगे लेके जाने वाला भी पाकिस्तान है। इसलिए हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा काम तो पाकिस्तान में खुद किया है। इस वक्त हम पाकिस्तान के चारों सूबों को साथ लेके चल रहे हैं और हम लोग पाकिस्तान में 350+ प्रोजेक्ट्स एक्टिवली कर चुके हैं। अच्छा। और हमारे प्रोजेक्ट करने का मतलब ये होता है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को जब लगाते हैं तो पहले 5 साल के उसको चलाने की गारंटी भी हम लोग खुद लेते हैं। तो मतलब ये सारे 350 प्रोजेक्ट्स हम लोग हर रोज़ चला रहे हैं। और एक प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो 10,000 लीटर्स की है।
अच्छा। तो मतलब ये है कि तकरीबन 35 से 40 लाख लीटर साफ पीने का पानी हम पाकिस्तान में हर रोज़ मुहैया करने की सलाहियत रखते हैं। कितना सवाब का और काम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये 10 से 15 साल कम से कम चलने वाली टेक्नोलॉजी है। और पाकिस्तान से बाहर कहाँ? पाकिस्तान से बाहर हम लोग एटलीस्ट इस वक्त 12 और कंट्रीज़ के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके अंदर कई कंट्रीज़ जैसे कि यमन, सीरिया, बांग्लादेश, रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए हम लोगों ने काम किया और कई डिज़ास्टर स्ट्रक एरियाज़ हैं जैसे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये भी आपको पता है गाज़ा और पैलेस्टाइन वाला, इसके लिए हम लोगों ने वॉर जोन्स के लिए एक और इसी तरह की सिमिलर सोलर बेस्ड डिवाइस तैयार की है। वो जरा अच्छा, आप फाइनेंसेस वगैरह कैसे मैनेज करते हैं? आप एनजीओ आपने कहा, जी तो वो फिर आपको इस तरह लोग जो हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग गाँव गोटों में कुआं खुदवाते हैं कि चलो वो फलाने के नाम का इस तरह, सो वही लोग इस तरह आप लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं? जैसे मैंने आपको मेंशन किया, हम लोग एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट इदारा है, तो हम लोग डोनेशन बेस के ऊपर करते हैं काम। अच्छा। और हम लोग बल्कि इनफैक्ट बहुत सारे टाइम पे बाहर के लोगों को जो कि यूएस के, यूके के डोनर्स हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि वो आके डोनेशन पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्ट करें। तो वो करते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह वो करते हैं और उन्हीं की मदद के थ्रू हम लोग ये 350 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में मुकम्मल कर चुके हुए हैं और हम इसके लिए और भी कोशिश कर रहे हैं। आपके प्लेटफॉर्म से भी इंशाल्लाह में रिकॉग्निशन मिलेगी तो और अल्हम्दुलिल्लाह जो देखिए ना, मैं आप पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से बाहर ले जाएं लेकिन उनके दिल से पाकिस्तान नहीं जाता, तो ओवरसीज पाकिस्तानीज को तो सलाम है जितना वो ऐसे एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। कभी कोई ऐसी नागहानी आफत आती है वो खड़े हो जाते हैं, कुछ भी हो, और सारा साल करते हैं। बिल्कुल, सारा नो डाउट। तो आप जो आप कह रहे थे कि इसकी गारंटी भी आप लेते हैं कम से कम 5 साल की, तो इसकी हम श्योर सर्विसिंग भी होती होगी, इसकी मॉनिटरिंग भी होती होगी, वो भी आप खुद करते हैं? जी, इसकी जो गारंटी से हमारी मुराद है कि हम लोग इसकी सर्विसिंग, मेंटेनेंस और इवन अगर कोई कंपोनेंट कोई पुर्जा इसका खराब हो जाता है, कोई ले जाता है, कोई तोड़ देता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? जी जी, काफ़ी दफ़ा होता है, लेकिन उसकी भी जिम्मेदारी हम लोग खुद लेते हैं। और तो क्या आप सारे बॉक्सेस के साथ कोई चौकीदार या कोई गार्ड, कोई इस तरह का आपको भेजना पड़ता है? एक तो ये है कि हमारी पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया हुआ है। हमारे हर सूबे में वेयर हाउसेज हैं, गाड़ियाँ हैं, लोग हैं जो फिज़िकल जाके मेंटेनेंस करते हैं। उसके अलावा एक और यूनिक चीज़ जो हमने इस डिवाइस के अंदर की है, जो दुनिया में कहीं और नहीं है, वो हमने इसके अंदर एक डिजिटल फ्लो मीटर इंस्टॉल किया। वो भी हमारी अपनी इनोवेशन है। हमें हमारा डिजिटल फ्लो मीटर हर बॉक्स की हर 2 घंटे के बाद की वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में रीडिंग्स दे रहा हूँ। ओह ग्रेट। तो हमें जो है वो 2-3 चीज़ें इससे हो जाती हैं। एक तो ये है कि हमें मेंटेनेंस में बहुत हेल्प होती है कि हम वो रिकग्नाइज़ कर रहे होते हैं कि अगर वाटर कल 1000 लीटर था, आज 500 है, तो शायद लोगों के अलावा कोई चोकिंग हो, कोई हो, तो हम मसला होने से पहले जाके उसको दुरुस्त करते हैं। तो ये बॉक्सेस हैं, ये आपके पास कौन लेकर आया था? मतलब होता है ना कि आके इंजीनियर्स बना के लेकर आते हैं, तो ये शुरुआत कैसे हुई थी इस चीज़ की? ये तो सच्ची बात आप पूछें तो एक अल्लाह की तरफ से तोहफा ही था जो हमें मिला। ये ऐसे था कि हम लोग खुद, हमारा अपना इंसेस्टर विलेज भी चकवाल है। अच्छा। तो वहाँ पे हमने बहुत डिस्पैरिटी, बहुत क्लैमिटी देखी थी साफ पीने के पानी की। और बहुत लोग बीमार होते थे। इवन हमजा मेरा भाई भी बचपन में बीमार हुआ। अच्छा। तो हमने कहा इसी चीज़ को हम आगे लेके चलते। तो शुरू में तो हम लोगों ने जब काम शुरू किया था तो ऐसे ही था जिस तरह सारे लोग मार्केट में कर रहे हैं, आरओ वगैरह लगा रहे हैं और सारा कुछ। बट ओवर टाइम वी सॉ दैट दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल, और ये फलाई तौर पे 1000 आरओ लगा के उनको मेंटेन नहीं किया जा सकता। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख के हम लोगों ने एक ये नई डिवाइस तैयार की। ज़ाहिर है हमें टाइम लगा शुरू में, अब तो बड़ी छोटी लग रही है। शुरू में तो इतना बड़ा वो कंटेनर होता था, मैं उसमें चलता फिरता रहता था और सारा कुछ। अच्छा। लेकिन उसको हम कॉम्पैक्ट करते गए, आप टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, बिल्कुल, और आपकी एनजीओ में थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे होते गए, तो आप थोड़ा वो उसमें शहद रीइन्वेस्ट करते रहे। और हम करके अब इसको इस स्टेज के ऊपर लेके आए हैं कि इंटरनेशनली हमें सर्टिफिकेशंस मिल रही हैं। जैसे नोटेबली मैं आपको बताऊं तो हमें अवार्ड्स मिले हुए हैं। फोर्ब्स 30 अंडर 30, गोल्डमैन सैक्स, केव्स, क्वीन एलिजाबेथ ने हमें अवार्ड दिया हुआ है। इस तरह के कई अवार्ड्स हमारे पास। आपने इसको पेटेंट करवाया हुआ है अपने? हम यूएस में पेटेंट है। ये ना कि आपका आइडिया लेकर कोई और पैसे बना रहा हो। बिल्कुल, इस पे भी हम लोगों ने सोचा था और कई ये शुरू में चीज़ें हुई भी हैं, लेकिन हमने ये रिकग्नाइज़ किया है क्योंकि हम लोग एज अ नॉन प्रॉफिट लोगों की मदद करना चाह रहे हैं। कमर्शलाइज हमने इसको नहीं किया।
तो हम कॉस्ट प्राइस के करीब करीब ही चीज़ को तैयार कर रहे हैं। तो आपको मुश्किलात क्या पेश आती हैं इसके साथ, और कौन सा इलाका ऐसा है जहाँ आपको सबसे मुश्किल लगा हो कि यहाँ का पानी कैसे साफ़ हो, या कोई भी और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? इसमें देखें, इवन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे हालात लोगों के लिए बहुत ख़राब है। हाँ। हमने ऐसी जगह भी देखी हैं जहाँ पे लोग और जानवर एक ही तालाब से पानी पी रहे हैं। बड़ा कॉमन है, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। तो ऐसी चीज़ें देख के ही हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो हम लोग इस तरह की जगहों को जो है वो कर रहे हैं। हमारा एडवांटेज ये है क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए नहीं होता, तो हम लोग पाकिस्तान को एक मॉडल नेशन के तौर पे तैयार कर रहे हैं कि अगर किसी ने, एक गांव की बात नहीं है, अगर एक सूबे में, एक पूरे मुल्क में पानी का, अपने गरीब तरीन लोगों तक पानी का मसला हल करना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो इसलिए हम पाकिस्तान में भी मोस्ट आउटवर्ड इलाकों से, जो पसमानदा तरीन है, वहाँ से काम शुरू किया हुआ है और हम शहरों की तरफ आ रहे हैं। हम जब शहरों तक पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि हम सारे पाकिस्तान के गाँव जो है वो उनको पानी पहुँचा चुके होंगे। तो जो कुछ चीज़ें जो मुश्किलात हुई वो ये है कि एक तो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। उसके अलावा हमने देखा कि कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन, जिन लोगों को हम लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद करना है, जिनको फ़ायदा पहुंचाना है, उन्हीं को ही थोड़ा सा समझाना, बताना कि ये आपके फ़ायदे की चीज़ है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। आपको पता है एक दफ़ा में तो वो बात समझते नहीं है, कई दफ़ा जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। वो जो गाँव गोटे वहाँ पे एजुकेशन भी नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है। एक ह्यूमन नेचर भी है कि इंसान चेंज से घबराता है। अब वो कह रहे होंगे पता नहीं क्या मिला के पिला रहे हैं हमें, जिस चीज़ की उनको समझ नहीं होती। और वैसे भी दुनिया का अब जो निज़ाम चल रहा है, एक वो ना शक की कैफियत हो गई है। कोई अच्छा काम भी करो, लोग शक की नजर से देखते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं अच्छा काम भाई। तो उन्हें कन्विंस करने के लिए पूरे गांव को कुछ मिला के पिला के सुला देंगे, फिर लूट के ले जाएंगे, अलग अलग वसवसे और ये सारी बातें हो सकता है। तो ये सारी इनसिक्योरिटी, तो ये कौन कन्विंस करता है जाके, सब कौन है? क्योंकि गांव तो ऐसे होते हैं कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ये बातें फैलती हैं ना। ये हम लोग खुद ये चीज़ करते हैं। इसी वजह से मैंने आपको मेंशन किया, इस वक्त पाकिस्तान में हमारे पास 100+ एम्प्लॉइज़ हैं और हमारी अपनी टीम्स हैं, मेडिकल की, हेल्थ की, अवेयरनेस की, हाइजीन सेशंस की और मेंटेनेंस की। ये लोग खुद जिस इलाके में, जिस गांव में हमारा बॉक्स लगा हुआ है, उसमें हमारी टीम्स फिज़िकली जाके और कंसिस्टेंटली हफ्ते में हम कोशिश करते हैं एक दफ़ा 2 दफ़ा हमारा चक्कर लग जाए, ताकि हम कम्युनिटीज़ को, क्योंकि देखें ये जो सफ़र है जो हमने शुरू किया है, ये कोई ऐसा नहीं है जो कि कोई हल निकलेगा तो 2 दिन में चीज़ हो जाए। ये एक लंबा सफ़र है और हमें रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि जो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं, जिनको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, जिनको शऊर दिया है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग बाकी लोग जो पाकिस्तानी हैं उनको अपने साथ, चाहे उनको नहीं भी समझ, चाहे वो मेरा ही सिस्टम, मेरा ही से ज़्यादा अपना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं तो हम्मल का मुजाहरा करूँ, मैं उनके पास दोबारा जाऊँ, कोई बात नहीं है, 10 नहीं तो 11 दफ़ा शायद वो मेरी बात मान जाएंगे। तो ये एक लंबा सफ़र है। अभी हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कई लोकेलिटीज़ के अंदर उनको 4-4 साल हो गए हैं कि वो बहुत सारे लोग, क्योंकि देखें अब माशाल्लाह गांव गोटों में टीवी भी है, मोबाइल भी है, टिकटॉक भी है, सब कुछ है। सो बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम देख के भी समझ जाएंगे कि भाई ये उनके फ़ायदे की चीज़ है। अब पता है ये जो काम आप कर रहे हैं ना, कि इवन जाकर लोगों से, एक तो आप उनके लिए एक्चुअली फिजिकली ये काम करके उनको दे रहे हैं, मतलब पानी से बड़ा सदका जारिया कोई नहीं हो सकता, साफ पीने का पानी। लेकिन ये जो काम है ना, उनको कन्विंस करना, साथ लेकर चलना, इससे बड़ा जिहाद शायद ये मिशन है, बहुत बड़ा मिशन है। और मुझे जो बात जिसकी खुशी हो रही है कि इन्होंने बहैसियत सिर्फ एक पाकिस्तानी नहीं सोचा, इन्होंने बहैसियत एक इंसान सोचा है। तो ये पाकिस्तान से बाहर निकल कर, और ख़ास तौर पर मेरा ख्याल है वो इलाके हैं जहाँ पर कि हमारी ही अपनी उम्मत के लोग रह रहे हैं, वहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ पहुँचा रहे हैं। सो इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती हूँ, बूंदे शम्स। ऐसे ही और बहुत सारे इनके कहने के मुताबिक मिसाइल हमारे पास है। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस वक्त इस सेगमेंट में ख़ास तौर पे ये हमारा स्पेशल, अरे वो तो बोलना शुरू हो गई, टिम टिम तो बोलना शुरू हो गई भाई, टिम टिम चुप रहो जब तक मैं बोल रही हूँ, अभी नहीं बोलना। तो इस वक्त हम अपना थोड़ा ये सेगमेंट जो है डेडिकेट कर रहे हैं, हमारे ये स्पेशल हमारा सेगमेंट है। और इस वक्त मेरे साथ जो मैं मुलाकात करवाना चाहती हूँ, स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान से दुआ रागिब
हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। और दुआ रागिब के साथ हमारे जो यहाँ पे स्टार्स हैं उसमें शामिल है मोहम्मद अफाक, जो स्नो शूइंग है ना, ये वाला गेम खेलते हैं आप जी। और सैयद हुमैरा काजिम है जो कि ग्लोबल यूथ लीडर हैं, है ना। दोनों एथलीट्स हैं हमारे पास। और आप बताएंगी अब दुआ, इनके हवाले से आप बताएंगी और अपनी ओलंपिक्स के हवाले से भी आप बताएंगी, स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान के हवाले से भी आप हमें गाइडलाइंस देंगी। अच्छा, तो मैं स्पेशल ओलंपिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। So our mission is basically to promote inclusion and empower our athletes through the power of sports. ठीक है, तो हमारे मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स अच्छे खासे होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, बट आर स्पेशल चिल्ड्रन फील लाइक दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट। तो वी वर्क ऑन दैट थ्रू द पावर्स ऑफ स्पोर्ट्स। हम मेन स्ट्रीम और स्पेशल बच्चों को मिलवा के वी डू मल्टीपल स्पोर्ट्स विच वी कॉल यूनिफाइड स्पोर्ट्स, जिससे एक तो एडवोकेसी भी बढ़ती है एंड देन इंक्लूसिविटी भी प्रमोट होती है। अच्छा, वी हैव 13 स्पोर्ट्स इन टोटल, 11 समर स्पोर्ट्स एंड 2 विंटर स्पोर्ट्स। जो विंटर स्पोर्ट्स है हमारे पास, इसमें से एक स्नो शूइंग है जिसमें अफाक ने अभी माशाल्लाह गोल्ड मेडल जीता इन द 100 मीटर रेस एंड द सिल्वर मेडल इन द रिले रेस। हमारे अभी रिसेंटली विंटर गेम्स हुए थे इन ट्यूरिन, इटली, इन ड्यूरिंग रमज़ान। तो उसमें हमारी 10 एथलीट्स की डेलीगेशन गई थी। वी वन 11 मेडल्स, 6 of them were gold and the other were silver and bronze. And Afaq was one of our athletes from Karachi. Okay. Achha, other than sports, we also work on soft skills of our athletes, because sports, तो obviously there will once come a time when you won't be able to play sports anymore. तो आपकी leadership skills भी बहुत होनी चाहिए, right? So we work on leadership skills, we work on advocacy, we work on public speaking, communication skills. तो हमारा एक ये बहुत एडवांस मतलब एक प्रोग्राम है which we focus mainly on the leadership skills of our athletes. Humaira is one of our global youth leader. She started as an athlete 11 years ago, and she even participated in the Abu Dhabi Games in 2019, where she won silver and bronze medal. तो हुमैरा की जॉब क्या होती है? तो ये हुमैरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। मेरी जॉब ये होती है, जो मेरे बाद जो एथलीट आए हैं वो अच्छे ट्रेन है, उनको मैं गाइड करती हूँ कि आपको किस तरह अपना को इंट्रोड्यूस करवाना है और किस तरह आपको प्रूव करने के मैं ये कर सकता हूँ। तो आपके आई कांटेक्ट होना चाहिए प्रॉपर, आपको इंग्लिश आनी चाहिए कि आप आउट ऑफ कंट्री ज़ाहिर हमारी तरह उर्दू तो बोलना आती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। so, आप उनको गाइडलाइंस दे रही होती हैं एज यूथ लीडर की तरह ना। यस। हाँ, ज़बरदस्त। तो मेरा आप स्पेशल ओलंपिक्स के साथ इतने अरसे से हैं जी, आपको लगता है कि आपकी स्किल्स को आगे बढ़ाने में और आपको कितना फ़ायदा हुआ है स्पेशल ओलंपिक्स साथ रहने? जब मैं शुरू में स्पेशल ओलंपिक में आई थी बिल्कुल खामोश रहती थी, किसी से कोई बात नहीं, अपने काम से काम। हाँ। फिर मैंने दोस्त बनाना स्टार्ट करे। मेरी रूममेट ने बोला नहीं, आप दोस्त बन के रहेंगे, हम मज़े करेंगे। मम्मा छोड़ के गई हैं। पहले दिन आई वाज ट्राइंग कि मुझे आदत नहीं है कि मैं यहाँ पे अकेले रहूँ। हाँ। ज़ाहिर मतलब वो सब मिलती होती रहती है। फिर मम्मा गई हैं, दूसरे मैंने बोला मम्मा ये दोस्त बन गए, आप जाओ। मैं बिल्कुल सेट हो गई, मुतमईन हो गई। यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे अच्छे टीचर्स मिलेंगे, यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रिलैक्स। एक्सेलेंट। और अब आपके दोस्त हैं और अब आप चाहते हैं कि आप बहुत सारे और लोगों के भी दोस्त बने, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आपके पास है, वो आप आगे बांटना चाह रही हैं, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। सो जी, यहाँ मेरे पास मौजूद हैं, अच्छा मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मोहम्मद अफाक से भी मैं बात करना चाहूँगी जी। सो आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आप कैसे स्पोर्टी बन गए, ऐसे कैसे ज़िंदगी में ये चेंज आया? मेरा नाम मोहम्मद अफाक है। मैंने स्नो शूइंग के अंदर एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता है। सोचा कैसे आपने कि मैं स्नो शूइंग में जाऊँ? इसकी ट्रेनिंग मैंने कर रहा था मैं। अच्छा। जैसे कि सीव्यू पे, खानसपुर में और नलथर के अंदर। हम आपकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं ऑन स्क्रीन। अच्छा, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे? जी। और फिर नहीं, लेकिन आपको शुरू से ही शौक था कि मैं ये वाला गेम करूं? मैंने मुख्तलिफ गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते थे और अब आके मैं ये विंटर गेम्स के अंदर सेलेक्ट हो गया था मैं। फिर सेलेक्ट हो गए और फिर मेडल लेकर घर आ गए, है ना? है ना? जबरदस्त।
वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। जी, सो अब मैं चल रही हूँ अली अब्बास के पास, जिन्होंने जिनके कंपनी का नाम है हैप्रो, और ये इन्वेंट करते हैं रोबोट्स फॉर स्पेशली स्पेशल नीड्स के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए, बड़े सब के लिए। अब आप मुझे बताएंगे अली कि बेसिकली ये रोबोट करता क्या है? बिल्कुल, हमारी AI एंड रोबोटिक्स की कंपनी है। अच्छा। तो 2 साल पहले जब मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ, तो मेरा रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। और मैंने देखा ग्लोबली ना वेस्ट में रिसर्चेस बहुत ज़्यादा हुई हैं कि सोशली असिस्टिव रोबोट जो हैं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। क्योंकि बच्चों का प्रॉब्लम होता है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, सोशलाइज नहीं कर पाते, और ख़ासकर लर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। स्पेशली जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, जो बिल्कुल स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, उन्हें एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। और पाकिस्तान में ऐसा कोई रोबोट या सोशली असिस्टिव टेक मौजूद नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं पाकिस्तान में हम एक ऐसा रोबोट बनाएं, बिकॉज एक्सपर्टीज़ भी थी उसकी। तो बस एक हमने स्टेप लिया और फिर टीम बनाई और एक रोबोट वजूद में आया जिसका नाम टिमटिम है। अच्छा, ये टिमटिम के बारे में बताएं कि टिमटिम करता क्या है? जी, टिमटिम ये करता है कि टिमटिम बेसिकली बच्चे इससे बात करते हैं। हेलो टिमटिम इसका वेक वर्ड है। बच्चे इससे कुछ भी क्यूरी कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। बच्चे इस तरह से बात करेंगे कि लेट से कि उन्हें अभी मैथ सीखनी है या फिर उन्हें साइंस सीखनी है, तो या फन फैक्ट्स कुछ पूछने हैं, तो ये इस वे में भी इनकी हेल्प करेगा। दूसरा जो इसके अंदर हमने फीचर डाला है वो है जेस्चर बेस्ड कंट्रोल लर्निंग। अब बच्चे जो है अपने हाथ के इशारे से डिफरेंट गेम खेल सकते हैं। अच्छा। इससे उनकी कॉग्निटिव स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव हो रही हैं। हाँ। साथ ही साथ तो जो इन्फॉर्मेशन बच्चा इससे टिमटिम से लेना चाहता है, वो इन्फॉर्मेशन किस तरह से एक्सेस होती है? क्या आप उसको इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं, किस तरह से करते हैं? जी बिल्कुल, हमने इसका करिकुलम बनाया हुआ है और इसको फिक्स किया हुआ है ताकि जो है इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन ना हो, सिर्फ बच्चों से स्पेसिफिक, ताकि जो उनकी लर्निंग में काम आ सके और जो बिल्कुल एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, हमने उसके हिसाब से इसको जो है, जैसे हम बच्चे को आईपैड पकड़ाते हैं तो वो दुनिया भर है ना, वो तो कहीं भी पहुंच सकते हैं, मगर ये जो है रिस्ट्रिक्टेड है। हम अपने बच्चों के हिसाब से जहां तक हम चाहते हैं उसकी पहुंच हो, वही हमने इंफॉर्मेशन इसमें। जी बिल्कुल, जैसे कि आपका पॉइंट है, हमने एक मोबाइल ऐप भी बनाई है जिसपे पेरेंट्स या गार्जियन जो हैं या थेरेपिस्ट जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं कि आज बच्चे ने क्या एक्टिविटी की है, क्या सीखा है, ताकि उनकी प्रोग्रेस भी मेजर हो रही हो साथ के साथ। अच्छा, अब जैसे ये टिमटिम जो है ये कहाँ यूटिलाइज हो सकता है? अगर हम कोई भी देख रहा है और वो ये चाहे कि उसके बच्चों का कोई कंपेनियन, या मदर्स जो हैं वो होता है ना कि कभी बिजी होती किचन वगैरह में, तो उनके बच्चे को कोई ऐसा कंपनी देने के लिए हो। अक्सर बच्चे जो हैं वो जो हेल्पिंग हैंड्स होती हैं उन्हीं की ज़बान बोलने लगते हैं। आप कितना भी पढ़ा लें, कितना भी सिखा लें, वो जिस तरह बोलती हैं, जिस तरह उनका लहजा होता है, बच्चे भी वही पिक कर लेते हैं। तो पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं कि बच्चे अगर बिजी है माँ बाप, तो किसी ऐसे के सुपुर्द रहें जो कुछ उससे अच्छी चीज़ें सीख सकें। बिल्कुल, हर पेरेंट का एक ख्वाब होता है कि उसका बच्चा जो है वो अच्छी कंपनी में रहे या अच्छी चीज़ें सीखे। तो अगर तो वो चाहते हैं कि मतलब अच्छी चीज़ें लर्न करें, अडॉप्ट करें, और इसकी एक और चीज़ है कि इसको हम पर्सनलाइज और कस्टमाइज भी कर सकते हैं बच्चों के हिसाब से, फॉर डिफरेंट कल्चर्स, एनवायरनमेंट्स एंड लर्निंग। ताकि गोल ये है कि लोकल से ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट करना है। पाकिस्तान से एक ऐसी रोबोट प्रोडक्ट बाहर जानी चाहिए जिसका जो है एक ग्लोबल इम्पैक्ट हो। तो आप इसे मुझे प्रैक्टिकली बताएं कि एक आम शख्स इसे कैसे यूज़ कर सकता है? मैं इससे बात करूं? बिल्कुल, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो इंटरनेट के थ्रू जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो आप इससे जैसे हम बेसमेंट में है ना, तो इसलिए कनेक्शन थोड़ी सी इशू होगा। नाम हेलो टिमटिम कहते तो शायद बात हो जाती। हेलो टिमटिम आप कहते हैं, पता नहीं है क्या बोल देता है ना जी। डर भी तो लग रहा है। वो कह रहे हैं कि बहुत फोकस्ड, हमारी उम्र ना पूछ ले, फोकस्ड है, तो हम बता देंगे, हम कौन सा डरते हैं। मैं तो नहीं बताऊंगी वो ना जी। तो इसलिए अच्छा, अब टिमटिम जो है वो स्कूल्स में भी, किंडरगार्टन्स और मतलब लाइक इस तरह जो इदारे हैं
वो भी अपने साथ रख सकते हैं, ये बच्चों को पढ़ा भी सकता है? जी बिल्कुल, आज की डेट में हम इसको स्पेशल नीड्स सेंटर्स में भी यूज़ कर रहे हैं और स्कूल लर्निंग के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं इसको। हम दोनों इन्वायरमेंट्स में यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास ये एक्सपर्टीज़ है कि हम इसके सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस ले आते हैं एज पर द डिफरेंट नीड्स एंड एनवायरनमेंट्स। और स्पेशली जो स्पेशल बच्चे हैं वो अब घर में भी कभी कभार बहुत लोनली फील करते हैं, और अगर उनका सिबलिंग नहीं है तो उनके लिए भी ज़रा ये अच्छा रहेगा ना। बिल्कुल, एक पार्टनर है, इमोशनल पार्टनर है, बडी है, ऑल इन वन पैकेज है फॉर देम। हाँ हाँ। कॉस्ट इफेक्टिव कितना है ये? जी, अब ये $2000 का रोबोट है पाकिस्तानी मार्केट में। अगर ग्लोबली आप इसके रेट्स देखेंगे इस टाइप ऑफ रोबोट्स के तो $10,000 से शुरू हो रहे हैं। तो कंपैरेटिवली हमने बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में इसको पाकिस्तान में बनाया। फैंटास्टिक, एक्सीलेंट। तो आप मतलब जाहिर है कि ये तो बच्चों की लर्निंग के लिए और स्पेशल नीड्स के बच्चों की जो उनको एडिशनल हेल्प चाहिए होती है, असिस्टेंस चाहिए होती है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप इसका पोटेंशियल देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए एक एक्सपोर्ट बन सकता है, एक ऐसी कमोडिटी जो कि एक्सपोर्ट हो सकती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता भी चलूँ कि हम इसको वेस्ट अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रिसेंटली वी हैव वन एन ऑर्डर, तो हम अब इसको बाहर भेज रहे हैं और इसके अंदर जो है हमारी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी भी हेल्प आउट कर रही है पाकिस्तान की। That's wonderful. So आपने सोचा कैसे कि मैं इस तरह की कोई इन्वेंशन करूं? बस रोबोटिक्स में मेरा इंटरेस्ट भी था और मेरा हमेशा से सोच ये रही है कि कोई ऐसा काम करना है जिससे है ना हम किसी के लोगों के काम आ सकें या कुछ ऐड आउट कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी। तो बस उसी की कोशिश है और हम कोशिश ही कर रहे हैं। वेरी नाइस। इंशाल्लाह कोशिश कामयाब होगी। सो अब आगे वो भी रोबोट्स बनाए ना जो घर की सफाइयाँ कर दें, वो भी बनाए, क्योंकि बाहर वालों ने तो बना लिए हैं। ये लेकिन निदा उनको डांट नहीं सकेगी क्योंकि रोबोट है तो वही करना है जो उसने करना है। फिर आपको अगर सफाई पसंद नहीं फिर कुछ नहीं हो सकता। जी है ना, वो भी होना चाहिए। बिल्कुल इंशाल्लाह। क्योंकि अगर हेल्पिंग हैंड छुट्टी कर जाती है तो फिर हम रोने वाली शक्ल हो जाती है हमारी। नहीं, उस पे भी काम नहीं, बात तो आपकी ठीक है और इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा कि पाकिस्तान में वो रोबोट्स भी बनेंगे। हाँ। और हम लोग ही बनाएंगे, हमारी जनरेशन ही बनाएगी। वही ना, मुझे बहुत परेशान होता तो मेरे को रिश्तेदार बाहर शिफ्ट हो गए, मैं कहती थी आपको तो हेल्पिंग हैंड्स की आदत है, क्या करते हैं? कह रहे हैं हमारे पास रोबोट्स हैं भाई। मैंने कहा वाओ ज़बरदस्त। तो हम भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से शुरू हैं वहाँ तक भी जाएंगे। जी तो हाँ, अच्छा मैं अगर आपसे ये पूछूं दुआ कि हमारे जो बच्चे हैं स्पेशल नीड्स के साथ वो क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं? क्योंकि देखिए कुछ भी कह लें आप, वेस्ट में उनकी बाकायदा व्हीलचेयर्स के लिए भी अलग पाथ्स बने हुए हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। सो अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता देखूं तो हमारे यहाँ कुछ एक्सेप्टेंस और हमारे यहाँ कुछ फैसिलिटीज़ पहले से बेहतर हो रही हैं या क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस करनी पड़ती? इंक्लूसिविटी तो बढ़ रही है बट इट्स स्लो प्रोग्रेस। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम कल चाहें सब कुछ हो जाए। बट या आई हैव सीन प्रोग्रेस इन हमारी जो लास्ट जनरेशन थी उससे अब हम देखें तो इतनी एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। पहले हम देखेंगे पुरानी जनरेशन में तो वो बच्चों को बाहर ही नहीं निकालते थे। एग्जैक्टली। माशाल्लाह मैं यहाँ देखती हूँ जब कि तो स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं और पेरेंट्स उनको कितना आगे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि वो साथ साथ, जब मैं इन सारे बच्चों को देखती हूँ स्पेशल ओलंपिक्स के बच्चों को स्पेशली, तो एक अच्छी फीलिंग डेवलप होती है। इवन अ लॉट ऑफ आवर एथलीट्स आर फ्रॉम वेरी मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड्स, तो ऑब्वियसली उन्हें वो रिसोर्सेज नहीं मिलती। सम एथलीट्स जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, तो उन्हें वो रिसोर्सेज मिल जाती हैं, उन्हें वो एक्सपोजर मिल जाता है। लेकिन उन कम्युनिटीज़ से बच्चे जिन्हें खाने को नहीं है तो वो तो ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम to go anywhere. Even education is a huge privilege for them. तो इसीलिए I believe कि slowly but surely there is inclusivity, there is progress that I can see in even in sports now. हमारा जैसे एक प्रोग्राम होता है unified sports का जिसमें we mix up mainstream students with special students so that inclusivity बढ़े, awareness बढ़े, and जब दोनों का आपस में exposure होता है they think ये तो हमारे जैसा ही है, like and sometimes our athletes are much better than them, तो वो हार जाते हैं हमारे athletes से। तो yeah, I do believe कि we are seeing progress slowly, but again it's a slow process, तो हमें बहुत time लगेगा, हमें acceptance अपने दिल में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। और आप लोगों की भी वजह से बहुत सारे लोगों के दिलों में वो आ रही है।
और एक और चीज़ होती है, पता है, बच्चे जो होते हैं ना, वो जैसे कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं। आप जब मेन स्ट्रीम और स्पेशल बच्चों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, उनको एक्सपोजर देते हैं, तो दे गेट यूज्ड टू ईच अदर। वो जो नॉट नोइंग वाला एक फेयर होता है ना, झिझक होती है, वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, तब उन्हें रियलाइज आपस में एंजॉय करते हैं, खेलते हैं। देयर इज नो डिफरेंस, हम भी बच्चे हैं, ये भी बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल। सो एक छोटा सा ब्रेक के बाद मजीद मिसाइल्स हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस वक्त मेरे पास यहाँ पाकिस्तान के बेटे भी मौजूद हैं, और ये वो बेटे हैं जिनको मैं पहले भी अपने शो पे बुला चुकी हूँ और दोबारा बुलाया है क्योंकि वो और भी ज़्यादा इन्वेंशंस लेकर आए हैं। डॉक्टर रियाज उद्दीन एंड हुमायूं खान, टीम लीडर NCRA। सो पहले आप लोग मेरे शो पे आए थे। वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। पहले आप लोग मेरे शो पे आए थे, लो कॉस्ट आप वेंटिलेटर बना कर लेकर आए थे। पहले सबसे पहले कोविड का टाइम था, सबसे पहले तो ये बताएं वो कैसा चल रहा है। मिस थैंक यू आपको हमें इनवाइट करने के लिए, बहुत शुक्रिया। वेंटिलेटर की हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो चुकी है। एक हमारे पास ये होता है कि जब आप कोई जहानत से कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करना होता है कि वो कोई चोरी ना कर ले। तो उसके लिए जैसे हमारे नॉर्मल रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसी तरह से हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो उसको प्रोटेक्ट करने का तरीका होता है पैटेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके शो के तवज्जुह से बताऊंगा कि हमारा IPO के थ्रू वो पैटेंट रजिस्टर हो गया है लोकली। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके बाद जो इंडस्ट्रियल होती है उसको कन्वीनियंस होती है कि वो उसे बाय करें, वो एक रिलायबल है। हाँ। इसके अलावा न्यू जर्सी का एक बहुत बड़ा जर्नल है, यानी जो एक आसान उर्दू में मकाला आम रीडर्स के लिए जो पेपर, तो वहाँ जाके उसकी हमने साइंस को भी पब्लिश कराया है ताकि जो हमने काम किया है उसकी वैलिडेशन मिल सके, उसकी वेरिफिकेशन हो सके कि आपने वेंटिलेटर बना दिया है, मगर कल को हमें कोई ये बोलता है कि इसकी क्या साइंस है या इसके पीछे क्या है, कैसे, क्योंकि ये ह्यूमन्स पे लगना है, तो वो साइंस पूरी कंप्लीट है और वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होता है। यानी वो इस लेवल का जर्नल है कि अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ जस्ट कि अगर मैं उसकी बेसिस पे किस दुनिया में हम कहीं अप्लाई करें तो वी गेट ईजिली सिलेक्टेड। तो हमारे यहाँ IEEE की ट्रांजैक्शंस, तो ये दो बहुत मेजर काम हुआ है। और तीसरा एक काम ये हुआ है कि एक लोकल हमारे पास कंपनीज हैं, हम ये सोचते हैं कि या तो हम खुद बना के बेचना शुरू करें। हमें ये फील हो गया कि हम भाई असल में सच्ची बात तो ये है, हमारे मुल्क को लोग हल्का लेते थे, लेकिन 27 साल पहले जो लोग हल्का लेते थे उनको ये सबक सिखा दिया, उनको ये बता दिया कि हम कोई हल्की चीज़ है नहीं। सो एक बड़ा काम तो हमने कर दिया कि हम भी न्यूक्लियर पावर है, हम भी एटॉमिक पावर है, और फिर उस अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारी और छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं जिसका एक छोटा सा टीजर हमने आज के शो के ज़रिए दिखाने की कोशिश की। निदा, वो जो हम कहते हैं ना कि जो यौम तकबीर है, तो तकबीर क्या है? अल्लाहु अकबर। ये इंसान की वो फाइनल सबमिशन होती है कि अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं ना, फिर आप देखें अल्लाह ताला आपको किस तरह से आगे लेकर जाता है। बिल्कुल। जब आप उस चीज़ को थाम लेते हैं ना, उसको मजबूती से आप थाम लेते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपको उस ग्रेटनेस की तरफ लेकर जाता है जो आपको इंसानियत के लिए, वो कहते हैं ना, खैर का जरिया बनाता है। सो वेंटिलेटर आपका इंसानियत की खैर के लिए, क्योंकि वो एक जुमला मेरे बचपन से मेरे दिमाग में आज तक है, जो शायद मुझे किसी फॉरेनर ने कहा था, तुम लोग तो सुई भी नहीं बुलाते अपने मुल्क में। सो वो चुभता है मुझे सुई की तरह ही। सो इसीलिए आज के शो में हम उन मिसाइल से आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो हमारे मुल्क में हैं। और अभी तो ये थोड़े ही हैं, ज़ाहिर 2.5 घंटे में मैं अभी तो हमने कुछ दिखाया ही नहीं। अभी तो हमने कुछ दिखाया ही नहीं, ये तो प्रोमो है। सो इसीलिए ये लोग यहाँ अपनी इन्वेंशंस लेकर आए। इन्वेंशन छोटी हो या बड़ी हो, है तो पाकिस्तान की, और हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। सो आप प्लीज़ जो आप इस वक्त अपने बहुत सारी चीज़ों में से जो चीज़ें ला सके हैं उनके बारे में तफसीलन ये छोटी वाली जो डिवाइसेस से शुरू करें। हाँ, इससे शुरू करते हैं। अच्छा, तो वेंटिलेटर ने हमें ना ये फील कराया कि हमें ना इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एक वर्ड होता है कि आप एक्सपोर्ट पे कम से कम डिपेंडेबिलिटी हो और मेड इन पाकिस्तान की तरफ जाए। तो वेंटिलेटर लोगों ने कहा कि बड़ी चीज़ है, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारी जो सनतें हैं ना, उनकी छोटी छोटी लोकल रिक्वायरमेंट्स की वजह से ऑन अ लाइटर नोट वो ब्लैकमेल होते हैं कि
उनको बाहर से महंगी चीज़ें बुलानी पड़ती हैं। अब देखें, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिवाइस है। ये इसके आगे QR कोड है। ये आसान उर्दू में हमारा फीता कहलाता है। अच्छा, फीता, ये फीता है, इंची टेप कहते हैं आप बिल्कुल, इसमें इंच। तो ये इंची टेप है डिजिटल। इसको आप क्या करेंगे, इससे कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे मिसाल के तौर पे, और इसके आगे एक बटन दबाया। अच्छा। आप बटन दबाएंगे, अब ये यहाँ पे मैम ये लिखा हुआ है 7.98 या 8 इंचेस। मैं ये बटन दबाऊंगा, इसके बाद आम इंची टेप में मैं क्या करूंगा, इस रीडिंग को कहीं नोट करूंगा। फिर नोट करने के बाद एक और साहब के पास जाएगा, वो उसको एंट्री करेगा। फिर उसके बाद कोई क्वालिटी का मैनेजर उसको साइन करेगा, फिर अप्रूवल होगी। और इस तरह आपको टेक्सटाइल या दूसरी इंडस्ट्री में हजार 2,000 पैंट्स, जीन्स उनको करना पड़ता है। इसमें क्या होगा, मैं ये मेजरमेंट लूंगा, एक बटन दबाऊंगा। ये IoT कनेक्टेड है। आजकल एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अच्छा। आपका रिमोटली दुनिया में कहीं पे भी कंप्यूटर हो, ये वाईफाई से कनेक्टेड है। एक एक्सेल शीट में, एक शीट में ऑटोमेटिकली ये एंट्री वहां पे खुद ही चली जाएगी, ये सारे स्टेप्स को पार करके। तो ऑटोमेटिकली तो वो जो काम, टाइम बचेगा ऑब्वियसली, और एरर नहीं आएगा। क्योंकि आप झूठ तो नहीं बोल सकते ना। वो जैसे चेक करने वाले ने देखा कि गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं, 2 सूद का फर्क है, लिख दो, जाने दो, वो नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो ये तकरीबन हमने इसकी ना टाइम एफिशिएंसी की भी एनालिसिस की, तो हमने देखा कि टाइम तकरीबन 5 गुना कम हो गया। यानी एक आम लेबर का पूरा प्रोसेस जो 5 आवर्स में हो रहा था, अगर वो 5 आवर्स में मिसाल के तौर पर 50 या 100 कर रहा था, तो उसने इसको आप 5 गुना ज़्यादा कर लिया, और एक्यूरेसी बढ़ गई। और ये इसमें कितने इंचेस तक का है? ये वाला हमने जरा थोड़ा सा टेक्सटाइल यानी इस लेवल तक 60 इंचेस तक बनाया था। ये किस के लिए फायदेमंद साबित होगा? टेक्सटाइल कंपनीज के लिए, टेक्सटाइल कंपनीज के जहाँ गारमेंट्स की मेजरमेंट्स चाहिए। मेजरमेंट आपको तकरीबन इंडस्ट्रीज में हर जगह चाहिए। इसको आप एलेबोरेट करके कंस्ट्रक्शन के लिए भी आगे बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें जाहिर है कि उसका मेजरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। उसके अंदर आप इसके अंदर आगे उसके अंदर एक और लगा देंगे, हार्ड टेप लगा सकते हैं, लेजर लगा सकते हैं आप, लेजर लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल कस्टमाइज है, मगर जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो तकरीबन सेम रहेगी। उसके अंदर आपने कोड के थ्रू करना है। जबरदस्त। आइए अगली की तरफ। अच्छा, एक हमारे पास और भी है, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता हूँ। ये दूसरी हमारे पास ये भी एक डिवाइस है। ये क्या है? ये एक सिंपली एक लेवल कंट्रोल है। यूजुअली हमारे घरों में भी टैंक्स होते हैं, मगर पानी के टैंक्स होते हैं। और इंडस्ट्री में हमारे पास बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, 4 स्टोरी 10 स्टोरी। अब उसमें मोस्टली होता है कि जो आपका ओनर होता है वो बड़ा परेशान होता है कि उसका प्रोसेसिंग का लिक्विड सारा डिपेंडेंट होता है कि वो उसको इतने परसेंटेज भरना चाहिए ताकि उसकी जो प्रोडक्शन है उसको इफेक्ट ना आए। तो इंडस्ट्री से हमारे पास एक प्रॉब्लम आया कि कास्टिक सोडा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो आप एक इंडस्ट्रियल लेवल बनाएं और हमारे लेबर को जाके चेक ना करना पड़े। तो हमने उनका सोल्यूशन ये निकाला कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने रूम में एसी में बैठे, आप अपने मोबाइल से अगेन QR कोड से इसको कनेक्ट करें, ऑटोमेटिकली आपके पास ये एक एक्सेल शीट आ जाएगी। कैसे ये लेवल चेक करेगा? ये अभी आपको कहीं लगाना पड़ेगा ना? जी, टैंक पे इंस्टॉल होगा ये। जैसे जो पानी का टैंक होता है उसमें एक बॉल होती है, उससे हमें पता चलती है, वो रुक जाता है पानी वहीं पे, हमें कोई बॉल की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगा, कैसे लेवल चेक करेंगे? अंदर इंस्टॉल होगा, ऊपर टैंक का जहाँ ढकना है ना, वहाँ पे होगा, वहाँ इंस्टॉल हो जाए। इतना ये लग गया। अब आपके पास एक दफा वाईफाई से कनेक्ट हो गया, आपके फोन पे रीडिंग उसी वक्त आती रहेगी। तो वो जो सीढ़ी चढ़ के किसी को देखना पड़ता है, आपके पास शीट खुलेगी, उस पर लिखा हुआ आ जाएगा टैंक नंबर 1 50% फिल, जो ऑटोमेटिकली कोई किसी को और कोई रिस्क ऑफ हैजर्ड इतनी टैंक पर चढ़ना। टैंक्स तो मैंने देखा है बहुत ऊंचे भी बने होते हैं, बड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। हमने जब लोगों को बताया, बहुत छोटा प्रॉब्लम था। अक्सर लोगों ने हमें कहा है कि आप बड़ी चीज़ों से छोड़ें, हमारी इंडस्ट्री के कुछ छोटे प्रॉब्लम्स हैं ऑटोमेशन के लिए। लेकिन वो छोटे प्रॉब्लम्स की जो आप सॉल्यूशंस देते हैं ना, तो बड़े प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाते हैं। आपको हैरत होगी, यहाँ के जो बड़े टेक्सटाइल जायंट हैं, एक इंडस्ट्री में 400 टैंक्स लगे हुए हैं। और ये कॉस्ट इफेक्टिव कितने हैं? ये कॉस्ट इफेक्टिव तकरीबन 10 to 15 टाइम्स कॉस्ट इफेक्टिव है। ये तो एक प्रोडक्ट है। मार्केट में जो इसके कंपैटिबल प्रोडक्ट आती है ऑल्ट के नाम से, वो $300 की है। और इट इज $300 को आप कर लें तकरीबन 90,000 लाख के अराउंड आपको पड़ती है। फिर वो एक्सपोर्ट वगैरह ये आराम से 20-25,000 में आपको पाकिस्तान में, मतलब 4 गुना कम। जी बहुत आराम से। और अपनी पाकिस्तानी। अच्छा, मजे की बात ये कि एक्सेल शीट वाला भी फीचर नहीं है, वो ब्लूटूथ टाइप का ऐप फीचर है, जो हमारी इंडस्ट्री को पसंद नहीं है, क्योंकि आपको पे करना पड़ता है उनका मंथली। इसमें कुछ नहीं है, उसकी ऐप की भी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, सब्सक्रिप्शंस की। सो ये वन टाइम पेमेंट है डिवाइस। अच्छा, और बताएं। जी, इसके अलावा हमारे पास ये एक और डिवाइस है,
ये कहलाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ये जो हम क्लोथ, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक इक्विपमेंट है, छोटा सा डिवाइस है। तो ये इसके आगे आप ये देखें थ्रेड लगा हुआ है। इस तरह इसके अंदर डिफरेंट एंड इफेक्टर्स हम चेंज कर सकते हैं। मैं बड़ी डिवाइस लेके नहीं आया, जो इसका मॉडिफाइड वर्जन है। तो टेक्सटाइल में बहुत ज़रूरी है कि जो आप लोग कपड़े बनते हैं या लूम्स होती हैं या थ्रेड्स होते हैं, जिपर होते हैं, तो उनकी ना टेस्टिंग की जाए कि वो ना इतनी मजबूत हैं या नहीं। सही। अच्छा, अब फॉरेन कंट्रीज में तो ये होता है कि जैसे ये बच्चे होते हैं, वो बच्चे मुंह में जिप ले लेते हैं, उधर तो लॉ सूट फाइल कर देते हैं कि ये बच्चे ने मुंह में लिया तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि 70 न्यूटन उसकी फोर्स वो प्रेजेंट करे। तो इस डिवाइस के थ्रू आप सारी टेस्टिंग कर सकते हैं, जितने भी कि धागा आपका कितना मजबूत है, वो कपड़ा आपका कितना मजबूत है। तो ये डिवाइसेस यूजुअली 30-40,000 की लोड सेल बेस्ड टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ मैं, मिलती हैं। हमने क्या किया कि एक सेंसर आता है, किसी रोबोटिक्स में यूज़ होता है बहुत आराम से, वो कस्टमाइजेबल 1500-2000 का सेंसर होता है। हमने उस पर टेस्टिंग करना शुरू की, हमारे उसके कंपैरेबल रिजल्ट्स आने लगे। वो 30,000 की कॉस्ट एकदम $600 पे आ गई टेक्नोलॉजी। और ये भी IEEE ट्रांजैक्शंस ऑन इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट में पब्लिश हुई है साइंस USA में। तो हमने ये तो आप सिर्फ लोकली फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, ये तो आप एक और एक्सपोर्टेबल कमोडिटी बना रहे हैं। जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी। वहाँ वालों को क्या बुरा लगेगा, उनके पैसे बच जाएंगे। जी, और जी, क्या जी, सस्ते में मिल रही है चीजें। जी बिल्कुल। कल ये एक FPCCI के इवेंट में ये इसने प्राइस भी इसी वजह से, अपनी इनोवेशन की वजह से विन किया है। और अगली चीज में आपसे बात हो रही थी, ये एक CPAP BiPAP डिवाइस है, ये मेडिकल। जी जी बिल्कुल, इसको इस तरह कर लें, ठीक है। तो ये CPAP BiPAP मशीन है। आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनकी रात में जब वो सो रहे होते हैं, एक टर्मिनोलॉजी मेडिकल होती है स्लीप एपनिया, जिसकी वजह से उनकी ना खराटे भी आते हैं और सोते में उनकी आंख बार बार खुल रही होती है। और इसके अलावा भी दो और वजह होती हैं कि बहुत, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होती। ऑक्सीजनेशन नहीं होगी, ऑक्सीजन आपके ब्लड में नहीं आएगी, स्मूथ नींद नहीं होगी, अगले दिन आप थके रहेंगे। तो ये हमने लोकली वेंट की एज अ बाय प्रोडक्ट हमने डेवलप की थी। वेंट में ये फीचर हमने एम्बेड किया था, तो हमें ये डिमांड आई कि इसको आप सेपरेटली बना के लोगों के लिए, ये नॉन इन्वेजिव है। नॉन इन्वेजिव का मतलब ये है कि आपको बॉडी में नहीं है, आपने मास्क के थ्रू ही कर लेना है। तो BiPAP और CPAP की डिवाइस है। ये डिवाइस भी जब हमने लोकली डेवलप की, वी फाउंड आउट ये तकरीबन ये भी 8 से 10 गुना यहाँ लोकली सस्ती बन सकती है। जबरदस्त। तो ये एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेके अगर किसी की रिक्वायरमेंट है कि उसने ऑक्सीजन लेना है, तो हमने सिंपली प्लग एंड प्ले करना है उस सिलेंडर से इसको, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जस्ट। इसमें सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है? नहीं, ये रिक्वायरमेंट अगर आपको डॉक्टर बताता है, अच्छा, आसान कर लेते हैं। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ये CPAP ही आप लें, मगर थ्रू ऑक्सीजन से लें, तो आपने सिंपली एक ऑक्सीजन का सिलेंडर या उस एनवायरनमेंट में सिर्फ आपने पाइप को चेंज करना। और अदरवाइज इसका क्या प्रिंसिपल है जिस पे काम करता है? ये असल में होता ये है कि ये प्रिंसिपल ये है कि आपकी यहाँ के कुछ, अगर मैं टेक्निकल टर्म से बताऊँ तो ब्लॉकेज है असल में। तो ब्लॉकेज एक ही तरीके से रुक सकती है कि आप उसके अंदर एयर का फ्लो ज़्यादा दें, तो एक प्रेशर क्रिएट करें मास्क के अंदर। तो ये मास्क के अंदर आप ब्लोअर चलता है, जिसकी वजह से मास्क के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है। वो आपकी जो इनलेट होती है वो ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्लीप एपना को, तो बेसिकली जो आपके इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट है उसी से एयर ले सकता है। जी जी, आम हालत में यूं कह लें, और एज पर द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आप ऑक्सीजन भी कर सकते हैं इनके साथ। ग्रेट, जबरदस्त। सो इसी तरह की और कितनी इन्वेंशंस आपके पास मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल। अगर मेरी ख्वाहिश होगी कि आप अगर कभी हमारी लैब लेके आएँ, तो हम उसे कहते हैं मैजिशियन हार्डवेयर लैब ना। तो उधर हमने एक ना इंडिजिनसली एक प्रॉब्लम और भी देखा था कि रोबोटिक आर्म्स हमने डेवलप किए हैं और ह्यूमनॉइड रोबोट्स। तो उनकी अभी फर्स्ट वर्चुअल वॉक कंप्लीट हो गई है ह्यूमनॉइड। तो उधर जो मेजर इंडस्ट्री का हमने प्रॉब्लम देखा है वो ये है कि जब आप कोई ऑटोमेशन में फास्ट लाते हैं ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जिसमें दरवाजे आप लगा रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वो आर्म्स हमने लोकली डेवलप कर रहे थे और जगहों पे भी। तो उसका प्रॉब्लम ये है कि जो उसका कंट्रोल बॉक्स है ना, उसकी वजह से उसकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंट्रोल बॉक्स हमने डेवलप किया और आर्म डेवलपमेंट है। इसके अलावा एक हमारे पास रोबोट डॉग डेवलपमेंट हुई है, यानी एक डॉग है जो कि रोबोटिक डॉग है, सर्वेलेंस के लिए यूजुअली यूज़ होता है, इंस्टॉलेशंस के लिए, उसकी डेवलपमेंट है। और हमारे पास ये क्या कहते हैं वेंटिलेटर है, और हमें और कोई, और अभी आपको एक बनाना पड़ेगा जो निदा की ख्वाहिश है। हाँ, वो मैं अभी कहने वाली थी। जी जी बिल्कुल, ताकि घर में सफाई हो जाए। एक मासी तो बना दे वो, अगर मासी छुट्टी कर जाए तो वो तो बना दे जरा, लोकली जरा वो भी हो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो पे आने का। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं हया फातिमा इकबाल, जो कि ऑस्कर एंड एमी अवार्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, जिनकी फिल्म्स ने 2 एमी अवार्ड्स विन भी किए हैं। और अगर मैं उसका नाम लूँ उन फिल्म्स का, तो अ गर्ल इन द रिवर जिसने ऑस्कर भी जीता और एमी भी जीता, एंड आर्म्ड विद फेथ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सो डॉक्यूमेंट्रीज़ के हवाले से हम बात करेंगे। हम डॉक्यूमेंट्रीज़ में बेसिकली हम ज़्यादा क्या दिखा रहे होते हैं? जैसे आपने अभी मुझे बताया कि आप बॉम्ब डिस्पर्सल वगैरह का के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। बिल्कुल। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्री हम लोगों को लगता है कि डॉक्यूमेंट्री सिर्फ किसी मसले के बारे में होती है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्यूमेंट्री इंसानों के बारे में होती है, कम्युनिटीज़ के बारे में होती है। डॉक्यूमेंट्री जानवरों और पौधों के बारे में भी हो सकती है, लेकिन जनरली डॉक्यूमेंट्री का काम ये है कि कोई ऐसी छोटी सी दुनिया या बड़ी सी दुनिया जिसके बारे में हम कम जानते हो, हम अपना कैमरा और अपने आप को वहाँ पे लेके जाएं, ताकि हम पूरी दुनिया को बता सकें कि दुनिया में और लोग किस तरह रहते हैं। अगर वो हमसे मुख्तलिफ सोचते हैं तो वो ऐसा क्यों सोचते हैं। कोई अगर कोई चीज़ करता है, चाहे अच्छी चीज़ करता हो चाहे बुरी चीज़ करता हो, तो क्या अनासिर हैं जो किसी को भी वो काम करने पे मजबूर करते हैं। तो आई थिंक डॉक्यूमेंट्री हम डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ी कोई चीज़ हो। आप बहुत छोटी सी चीज़ पे भी फिल्म बना सकते हैं। अच्छा, आपने अभी तक किस टॉपिक्स के ऊपर फिल्म बनाई? बिल्कुल, मैंने मेरी जो कुछ फिल्में हैं उनमें एक फ़िल्म तो इसी बारे में है कि जो लोग खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में बॉम्ब नाकारा बनाने का काम करते हैं, यानी बॉम्ब डिफ्यूज़ल स्क्वाड के लोग हैं, उनके ऊपर मैंने और मेरी टीम ने फिल्म बनाई। हमने कोई 3 साल उनके साथ शूट किया और मेरे डायरेक्टर थे असद उसके अंदर, और हमने मिलके काम किया। और वो काम ही यही था कि हम अक्सर लोगों को हीरो तो बनाते हैं कि ये देखिए ये काम करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के क्या नशेब फराज हैं, क्या हाइज़ हैं, क्या लोज़ हैं, क्या विक्ट्रीज़ हैं, क्या उनकी क्या चैलेंजेस हैं, कब वो भी शिकस्त खा जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उनकी जो ह्यूमन साइड है वो घर में कैसे हैं, वो अपने बच्चों के साथ कैसे हैं, वो अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं जब वो एक बम की तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं। तो एक फ़िल्म इस बारे में है फॉर एग्ज़ाम्पल। फिर एक फ़िल्म इस बारे में थी, उसका नाम है पाकिस्तान्स फॉरगॉटन डेड। आपने हम सब ने देखा भी है और सुना भी होगा कि कराची में ख़ास तौर पे लावारिस लाशें जो है वो उनका एक बहुत मतलब वो मिलती हैं, और आई थिंक पिछली दिहाई में कराची में और ज़्यादा मिलती थी। तो हमने सोचा कि हम एक फ़िल्म बनाते हैं उन लोगों पे जो उन लावारिस लाशों को कलेक्ट करने का काम करते हैं और फिर उनको उनके वर्सा से मिलाने की कोशिश करते हैं। तो वो एक पूरी फ़िल्म है। अब जैसे हम ईदी फाउंडेशन गए, और ईदी फाउंडेशन का काम तो हम सब जानते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर सेक्टर के काम को हम नहीं जानना भी चाहते, क्योंकि बहुत ख़तरनाक काम है। आपको मुर्दा खाने जाना पड़ेगा, आपको लाशें देखनी पड़ेंगी, आपको मौत के बारे में सोचना पड़ेगा, जो कि हम सब थोड़ा सा उससे डरते हैं। हाँ। तो वो फिल्म ही उन लोगों के बारे में, तो जो मैं आपको अगर आपको दूसरा नाम दूं तो वो होगा खतरों के खिलाड़ी। है ना? मैं तो आप मुझे टाइटल दे रही हैं तो मैं खुशी से इसको कबूल कर रही हूँ। सीरियसली। तो इस तरह की फिल्म है। मैं आजकल एक और फिल्म पे काम कर रही हूँ जो कि क्रिकेटर्स हैं जो कि ब्लाइंड हैं, तो मैं उनके ऊपर फिल्म बना रही हूँ, और वो भी फिल्म अभी एडिट हो रही है। हमारी फिल्मों को एडिट होने में बहुत टाइम लगता है, फिल्में बनने में 5-5 साल लग जाते हैं, क्योंकि वो 90 मिनट की 70 मिनट की फिल्म होती है। 2-3 मिनट की डॉक्यूमेंट्रीज हम नहीं बनाते हैं। तो आप एक तरह से बेसिकली किसी ज़िंदगी में जा रहे हैं और उनको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपना आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट्रीज। आई मेक डॉक्यूमेंट्रीज सो दैट दुनिया के सब लोग एक दूसरे को बेहतर तरह से समझ सकें, क्योंकि सारा मसला ही यही है कि जब समझ में नहीं आता तो लड़ाइयाँ होती हैं और गुस्सा होता है और जंगें भी होती हैं। yes, बिल्कुल। तो यही तो वो इमेजेस है ना, या वो जो कहते हैं एक नैरेटिव बना दिया जाता है जिसको तोड़ने के लिए फिर हम जैसे लोग एक नॉर्मल चीज़ को सामने लेकर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी भी हमारे काम को हमसाए मुल्क ने रोक दिया कि ना नज़र आए, लेकिन शायद उसकी वजह यही थी कि जो उनके जहन में परसेप्शन था कि पाकिस्तानी कैसे होते हैं,
वो परसेप्शन बदल गया। उन्होंने निदा का शो देखा, उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामे देखे, उन्होंने कहा ये लोग तो जबरदस्त ड्रामे फर्क लोग हैं, ये तो बहुत नहीं उनकी फिल्मों में तो हमें दिखाया जाता है आदाब, अब्बा हुजूर, घरारे पहने हुए और वो पता नहीं क्या। एक नैरेटिव था ना कि जो जैसे पाकिस्तानी मर्द है तो वो आंख में सुरमा डाल के दाढ़ी रखकर तस्वीर हाथ में लेकर बॉम्ब फाड़ता फिर रहा है। लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं ये तो नॉर्मल से मर्द हैं, बल्कि बड़े खुश शक्ल मर्द हैं और हमारे ज्यादा खुश शक्ल। पाकिस्तानी भी जब किसी इंडियन औरत को इमेजिन करते हैं तो वो सिर्फ करीना कपूर को इमेजिन करते हैं, वो ये नहीं समझते कि उनके घर में भी जो अम्मी होती हैं वो उसी तरह रोटी पकाती हैं और इसी तरह डांट लगाती हैं जैसे हमारी अम्मी लगाती हैं, राइट? तो हमारी तरफ से भी एक वो होता है ना कि बेसिकली एक फॉग है, एक धुंध है, एक इमेज क्रिएट किया हुआ है दोनों तरफों का। वो हमें लगता है कि सारी अच्छा हमारी तरफ फिर भी कम है, इसलिए क्योंकि हमारा जो काम है, इवन जो हमारा ड्रामा है वो बड़ा रियलिटी बेस्ड है, तो आप वो रियलिटी नजर आती है। उनके यहाँ जो उनकी फिल्म्स हैं या जो उनका टेलीविजन है वो एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, फैंटेसी, वो फैंटेसी है। तो इसलिए उन्हें हमारी समझ में आ गई, हम शायद उनको नहीं समझ पा रहे थे। बिल्कुल, और आम लोग हमेशा समझना चाहते हैं। मैंने अपने ट्रैवल में और पूरे मुल्क में या मुल्क से बाहर भी जब काम किया है तो मैंने ये देखा है कि आम लोग हमेशा एक दूसरे को समझना चाहते हैं और ख़ास लोग कभी कभी चाहते हैं कि हम ना समझें। लेकिन पता क्योंकि समझने में बर्दाश्त बढ़ती है। बिल्कुल, समझने में आप कहते हैं ना आप पुल बनाते हैं तोड़ते नहीं हैं। तो वो ये काम डॉक्यूमेंट्रीज बहुत खूबसूरती से करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ पिक्चर्स हैं हम आपकी जो शेयर कर रहे हैं, जैसे आप कह रही हैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में 3 साल भी लगते हैं, 5 साल, यानी कि एक उस डॉक्यूमेंट्री के पीछे इतनी मेहनत होती है, इतनी रिसर्च होती है। आपने वो जीना होता है ना, उन लोगों के साथ जीना है, उनकी जिंदगी को समझना है, तो वो आसानी से कुछ पिक्चर्स हम आपकी शेयर कर रहे हैं। हाँ जी, ये तो अवार्ड मिलने के वक्त की तस्वीर है। जी बिल्कुल। वाओ, जबरदस्त जबरदस्त। कैसा लगता है जब आपने इतनी मेहनत से कुछ बनाया हो और इंटरनेशनली आपको रिकग्निशन मिले? भाई लगता तो बहुत अच्छा है। आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि अवार्ड्स डोंट मैटर, लेकिन खुशी तो बहुत होती है जब वो मिलता है। सही ना, बिटवीन यू एंड मी बहुत मजा आता है और बहुत खुशी होती है। और जब पाकिस्तान का नाम अनाउंस होता है, बिल्कुल वो तो अलग ही होती है ना। आप ये जिस साल हमें ऑस्कर मिला था उस साल एक कैंपेन चली थी #OscarsSoWhite, जिस वक्त ये क्रिटिसिज्म चल रहा था कि ऑस्कर्स में जो लोग नॉमिनेट हुए हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में, चाहे फिक्शन हो चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, उसमें ज़्यादातर सफ़ेद फार्म लोग यानी वाइट पीपल जो है वो नॉमिनेट हुए हैं। तो हम उस वक्त भी मजाक में कहते तो ब्राउन पीपल, तो हमने कहा कि हम तो फिर भी ऑस्कर सो वाइट में भी ब्राउन बॉयज़ एंड गर्ल्स पहुंच गए हैं और जीत के आ गए हैं। सो इट फील्स वेरी स्पेशल, बहुत खुशी की बात होती है, बहुत एक हाई मिलता है। लेकिन आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस जो एक वेव है जिसको आप राइड करते हैं वो आप बस 3-4 दिन, हफ्ता मैक्सिमम उसको राइड करें और फिर आप ज़मीन पे आ जाएं, क्योंकि जो हमारा काम है वो ज़मीन पे रहने का है। बिल्कुल, उसमें आप ज़्यादा अपने गर्दन में सरिया ना डालें तो ज़्यादा कामयाब रहेंगे। और जैसे ही डलेगा आपकी फिल्म्स में पता चलने लगेगा कि वो ऑथेंटिक फिल्म्स नहीं है, वो बहुत ही एक मैडम टाइप फिल्में बनना शुरू हो जाएंगी। तो किसी भी काम को अगर आप सिंसियरली करना चाहते हैं और ऑनेस्टली करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल ज़मीन से जुड़ना ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और ये रोज़ का काम है, मतलब आप फिर भी कभी आप गुरूर से भी एक्ट कर सकते हैं, कभी भी एटीट्यूड आ जाता है किसी भी दिन। लेकिन सच्ची बात ये है, आपस की बात ये, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगी कि यहाँ जो इंटरनेशनल ब्लॉगर्स या बाहर से भी लोग आते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान के बारे में कि हमारे लोग बहुत हम्बल हैं, जो आम इंसान भी है, मेहमान नवाज, खुद की जेब में पैसा है नहीं है, मेहमान नवाजी जो है वो कूट खुले दिल के लोग हैं। देखिए कितने सारे ब्लॉगर्स हैं, जा के बोला है और वो कह रहे हैं पाकिस्तान इज अ फेवरेट कंट्री। यस, क्योंकि उनको यहाँ मोहब्बत मिलती है, उनको खुलूस मिलता है, या उनको अच्छा खाना मिलता है। तो हम हैं, हमारे कुछ ब्लड में है मेहमान नवाजी भी और हम्बल रहना, डाउन टू अर्थ रहना। सो ये था आज का हमारा स्पेशल शो। और जाते जाते तो हम ये कहेंगे ना, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज। जो आई है तेरी पलके झूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ